हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए भाई, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप आपको पहली क्लास जो मैंने आपको पढ़ाई थी उसका आपको समझ आ गया होगा सब कुछ। बताइए भाई, समझ आ गया था सब कुछ? मैंने आपको बता दिया था, बीएनएस के बारे में बताया था कि बीएनएस कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। बीएनएसएस के बारे में भी बता दिया था कि वो बीएनएसएस कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। और उसके बाद सब्सटैंटिव लॉज, प्रोसीजरल लॉज और थोड़ा सिविल रॉन्ग्स, क्रिमिनल रॉन्ग्स, इन सब के बारे में बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जो कि हमारा सिलेबस का पार्ट है, और चैप्टर का नाम है लॉ रिलेटिंग टू क्राइम्स एंड इट्स प्रोसीजर्स। और इसमें पहले हम लोग पार्ट 1 करेंगे, फिर उसके बाद पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, मगर उसके पहले भी थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग को इसके अंदर देखनी है। और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपनी बुक से। आप लोग भी अपने पास सामने बुक्स ओपन कर सकते हो। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। और यहाँ स्टार्ट से लिखा हुआ है 2 टाइप्स ऑफ केसेस। ये ऑलरेडी हमारा हो चुका है, मैं और लिख दे रहा हूँ, ऑलरेडी डन। मैंने आपको लास्ट क्लास में ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया है। दो तरह के केस होते हैं हमारे, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस। सिविल केसेस जो भी के होते हैं हमारे, इनको रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है क्या, सिविल प्रोसीजर कोड बनाया गया है। और सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 में इसके सेक्शंस हैं जो कि आज की डेट में 158 सेक्शंस हैं। अगर आप लोगों ने सीपीसी पढ़ा होगा तो आप लोगों को आता होगा अच्छे से। और उसके बाद पार्ट 2 है जिसके अंदर 51 ऑर्डर्स हैं जो कि भाई अलग अलग रूल्स कंटेन करते हैं। ठीक है, ये सिविल केसेस को डील करने के लिए सीपीसी को बनाया गया है। अब हमारा जो पोर्शन है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज क्रिमिनल केसेस। और क्रिमिनल केसेस को रेगुलेट करने के लिए 2 कानून जो मेन हमारे हैं, ठीक है, एक है तो वैसे 3, ठीक है, मगर 2 कानून का जो हमारा फोकस है अभी इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, एक है आपका बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, और एक आपका है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, बीएनएसएस। और बीएनएस के अगर अंदर देखा जाए तो आपके 358 सेक्शंस डिवाइडेड इनटू 20 चैप्टर्स। और अगर आपका बीएनएसएस का देखा जाए तो 531 सेक्शंस डिवाइडेड इनटू 39 चैप्टर्स। ठीक है, मगर हम लोग को भाई ये पूरे पूरे सेक्शंस नहीं पढ़ने, हम लोग को उतने ही सेक्शंस पढ़ने हैं, वही प्रोविजंस पढ़ने हैं जो कि है भाई हमारे सिलेबस में है। ठीक है, जितना हमारे इंस्टीट्यूट ने हम लोग को बताया है। और आपका बीएनएस जो है आपका सब्सटैंटिव लॉ है। मैंने आपको बता दिया था बीएनएस क्या बताता है, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, बीएनएस क्या प्रोवाइड करता है। सर बीएनएस हमको बताता है सर कौन सा एक्ट आपका ऑफेंस है या नहीं है, और उसके बाद बताता है अगर वो एक्ट या ओमिशन अगर ऑफेंस है तो सर उसकी सजा क्या है। ठीक है, ये बताता है बीएनएस। उसके अलावा और कुछ नहीं बनाता बीएनएस। उसके बाद आ जाता है काम किसका, बीएनएसएस का, जो कि एक हमारा प्रोसीजरल लॉ है। ठीक है, कि जिस दिन से ऑफेंस कमिट हुआ है वहां से लेकर जब तक ऑफेंडर को सजा नहीं हो जाती है और केस क्लोज नहीं हो जाता है, तब तक कौन सा कानून अप्लाई होता है सर, हमारा प्रोसीजरल लॉ अप्लाई होता है, जिसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, ये सब मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। ये तो मैंने आपको करवाई दिया था, व्हाट यू मीन बाय सिविल रॉन्ग एंड व्हाट यू मीन बाय क्रिमिनल। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, और बहुत सिंपल सा चैप्टर है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत सिंपल भी है। चलिए भाई, क्या बोल रहा है देखिए, क्राइम क्या है, क्राइम, क्राइम इज अ रॉन्ग। क्राइम क्या है, क्राइम एक गलत चीज है जो कि कमिटेड बाय एन इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी, कमिटेड बाय एन इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी। भाई सोसाइटी में कोई पर्सन है जो कि क्या कर रहा है, गलत काम कर रहा है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ये क्राइम है। ठीक है, क्राइम इज अ रॉन्ग कमिटेड बाय द इंडिविजुअल इन सोसाइटी। रॉन्ग में भी, अब रॉन्ग क्या है, गलत तो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो एथिकल हो चाहे वो लीगल हो। एथिकल का मतलब अंदर से हम लोग को आवाज नहीं आती ऐसे काम करने की, मगर हम फिर भी कर देते हैं, तो रॉन्ग तो वो भी है। ठीक है, और लीगल रॉन्ग तो वो चीज हो गई जो कि भाई लॉ ने आपको मना करा हुआ है, आप वो काम कर रहे हो। ठीक है, तो लीगल रॉन्ग, तो लॉ रॉन्ग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चाहे लीगल हो चाहे एथिकल हो। ठीक है, एथिकल का मतलब जो आपके एथिक्स को हर्ट करे। क्लियर है, रॉन्ग शुड बी अ लीगल रॉन्ग फॉर कमिंग इनटू डेफिनेशन। मगर हमको जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, कानून जो हम पढ़ रहे हैं उसके लिए जो रॉन्ग है वो कैसा होना चाहिए, द रॉन्ग शुड बी लीगल रॉन्ग। ठीक है, देखो गलत तो बहुत से काम हो सकते हैं, मगर क्या पता भाई हमारे जो ये लॉ है, हमारा जो बीएनएस है, उसके हिसाब से वो गलत नहीं है। फिर उसके हिसाब से गलत अगर नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से मॉरल रॉन्ग भी बोल सकते हैं, मॉरल रॉन्ग। ठीक है, बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज होती है जो कि भाई गलत लगती हैं हमको, मगर भाई हमारे लॉ के हिसाब से वो गलत नहीं है। जैसे आज की डेट में जैसे एडल्ट्री था, एडल्ट्री इज नो मोर क्राइम। ठीक है, मगर हम लोग के लिए लगता है कि भाई, ऐसा लगता है कि नहीं भाई एडल्ट्री क्राइम होना चाहिए। ठीक है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिंदू समाज के लोग हैं, ठीक है, तो लोग सोचते हैं कि भाई कि नॉन वेज,
ठीक है, जो नॉन-वेज होते हैं, जैसे नॉन वेजिटेरियन फूड्स होते हैं, ठीक है, काटा जाता है, बकरे को काट देते हैं, मुर्गे को काट देते हैं एंड ऑल, ठीक है, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। तो हिंदू समाज के लिए अगर देखा जाए, पंडित समाज के लिए अगर देखा जाए, बहुत लोग सोचते हैं कि भाई इसका नहीं होना चाहिए, गलत है। बट क्या भाई किसी कानून के हिसाब से ये गलत है? क्या ये कानून के हिसाब से क्या कोई कानून मना करता है कि नहीं, अगर आपने मुर्गा-बकरा काटा, तो आपको भाई जेल में डाल देंगे? कभी ऐसा है? नहीं है। जब ऐसा नहीं है, तो भाई फिर वो हमारे लिए क्राइम नहीं है। समझ आ रहा है? तो क्राइम या रॉन्ग वही चीज़ है जो लॉ के हिसाब से गलत है, उसी को ये चैप्टर कवर करता है। समझ आ रही है? चलिए भई आगे आइए। अ क्राइम कैन बी सेड टू बी अ wrongful act of commission or omission contrary to the law, tending to be prejudicial to the community, for which punishment may be inflicted as the result of judicial proceedings taken in the name of the state। ये क्या बोल रहा है? देखो, ये क्राइम की पूरी एक तरह से डेफिनेशन दे दी। क्राइम बोलो या मैं बोलता हूँ इसको ऑफेंस बोलो। क्राइम बोलो या ऑफेंस बोलो, आपको जो ऐसा बोलना है बोलिए, ठीक है? क्योंकि भाई देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, द वर्ड क्राइम यूज़ नहीं करा जा रहा है बीएनएस के अंदर। बीएनएस के अंदर ज़्यादातर यूज़ करा जाता है वर्ड ऑफेंस को, और ऑफेंस को भी डिफाइन कर दिया है। पहले बीएनएस में डिफाइन नहीं था, पहले मतलब आईपीसी में डिफाइन नहीं था, मगर अब जाके बीएनएस में द टर्म ऑफेंस को डिफाइन कर दिया गया है। और साथ-साथ में पहले सीआरपीसी में भी डिफाइंड हुआ करता था, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, मगर आज की डेट में जो हमारा बीएनएसएस है, उसमें भी ऑफेंस को डिफाइन, तो ऑफेंस की जो डेफिनेशन है दोनों जगह है, बीएनएस में भी है और बीएनएसएस में भी है। जब हम लोग उस पे आएँगे तो मैं आपको बताऊँगा, मगर इन जनरल में ऑफेंस के बारे में आपको बता देता हूँ कि ऑफेंस एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, ऑफेंस एक्चुअल में होता क्या है? देखिए वही देखिए क्या लिखा है, अ क्राइम कैन बी सेड टू बी अ रॉन्गफुल एक्ट। हाँ सर, रॉन्गफुल एक्ट है। किसका? ऑफ कमीशन। रॉन्गफुल एक्ट ऑफ कमीशन मतलब कोई चीज़ कमिट करना, कोई चीज़ कमिट करना। कमीशन का मतलब कोई एक्ट करना। ठीक है? या तो रॉन्गफुल एक्ट ऑफ किसका? ओमिशन। ओमिशन का मतलब ना करना। देखो 2 तरीके से ऑफेंस बनता है। 2 तरीके से ऑफेंस बनता है। अब मैं आपको बताता हूँ, ज़रा सुनो। ऑफेंस का मतलब क्या है इन जनरल, थोड़ा ईज़ी लैंग्वेज में समझ लो। बाद में जब डेफिनिशन एंड ऑल आएगी वो देखेंगे, ठीक है? पहले ऑफेंस का मतलब ईज़ी लैंग्वेज में समझो। ऑफेंस हो गया, ठीक है? मतलब क्या है? ऑफेंस का मतलब एक तरह से क्राइम, एक तरह से क्या है हमारे लिए? ऑफेंस का मतलब क्या है? देखो, ऑफेंस का मतलब बोल सकते हैं, ऑफेंस को मैं बोलता हूँ, ऑफेंस 2 पार्ट में लेके चलते हैं। या ऐसा ले लेता हूँ, चलो ये ऐसे कर देते हैं एक तरह से, ऐसे लीजिए। ऑफेंस इज़ एन एक्ट, या कोई एक्ट हो रहा है या कोई ओमिशन हो रहा है। ध्यान से समझना, कोई एक्ट कर रहा है कोई इंसान, या कोई चीज़ नहीं कर रहा। देखो 2 तरीके से ऑफेंस बनता है। देखो, अब कानून बोलता है, कानून बोलता है कि ये काम आप नहीं कर सकते हो। लॉ बोलता है कि आप ये काम नहीं कर सकते हो। बीएनएस बोलता है कि ये काम आप नहीं कर सकते हो। क्लियर है? ये काम आप नहीं कर सकते, मगर फिर भी हम तो ज़िद्दी हैं सर, हमने वही किया। हमने वही किया। ठीक है? तो कानून मना कर रहा है मगर आप काम कर रहे हो, तो आप एक्ट कर रहे हो। ठीक है? एक्ट। ओमिशन का मतलब क्या है? ओमिशन मतलब क्या है कि लीगली आपको कोई चीज़ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ड्यूटी है। लीगली कोई चीज़ करने की आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है? कानून बोलता है कि आपको ये काम करना पड़ेगा, ये आपकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर सर हम फिर ज़िद्दी, हम नहीं करेंगे। हमने क्या करा? हमने ओमिट किया। हमने क्या किया? ओमिट किया। तो अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जो लॉ आपको मना करता है, या तो आप ऐसा कोई काम नहीं करते हो जो कि लॉ आपको बोलता है आपकी ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कोई भी ऐसा एक्ट या कोई भी ओमिशन, कोई भी एक्ट या कोई भी ओमिशन जो कि पनिशेबल इन नेचर है, जो कि क्या है? पनिशेबल इन नेचर है, इन द आइज ऑफ लॉ, या इन द लॉ लिख देता हूं, इन द लॉ, इन द लॉ, वो हमारा क्या है? ऑफेंस। और लॉ हम कौन सा पढ़ रहे हैं अभी सर? हम पढ़ रहे हैं लॉ बीएनएस, लिख देता हूं मैं। ठीक है? जो हम पढ़ रहे हैं आज की डेट में बीएनएस। ठीक है? तो मतलब अगर कोई भी आप ऐसा काम कर रहे हो, या आप काम नहीं कर रहे हो जो कि आपकी ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो कि पनिशेबल इन नेचर है, वो सर क्या है? हमारा ऑफेंस है। वही ऑफेंस है, वही क्राइम है, वही क्राइम है, और उसके अलावा कुछ क्राइम नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, सुनो एग्जाम्पल सुनो, एक एग्जाम्पल सुनो ऑफेंस का। मैं लिख देता हूँ ऑफेंस। पहले एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, एक एक्ट का देता हूँ, ठीक है?
ध्यान से सुनिएगा। देखो, एक है रघु भाई, रघु भाई जी हैं, रघु भाई जी, ठीक है। अब रघु भाई जी क्या कर रहे हैं, मिस्टर, एक और ले लेता हूँ, पहले दो पार्टी ले लेता हूँ, एक हो गया, ये है मनोहर लाल। ठीक है, तो दो लोग हैं, एक है रघु भाई और एक है मनोहर लाल। और अब भाई ये क्या बोलता है, मिस्टर रघु भाई जो है ये ना थोड़ा ये गुंडा टाइप के हैं। ये कौन है, गुंडा टाइप, गुंडा, समझ आ रहा है। अब मिस्टर रघु भाई बोलते हैं, मिस्टर बोले इनको कि नहीं बोले, बोल देते हैं, चलो ठीक है, या रघु दादा बोल देते हैं, रघु दादा, ठीक है। अब रघु दादा क्या करते हैं, कॉल करते हैं, किसको कॉल करते हैं, मनोहर लाल को, और क्या करते हैं, एंड आस्क फॉर मनी। मनोहर बाबू, 1 करोड़ कल तक पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो आप कहीं दिखेंगे नहीं। ठीक है, तो राघू भाई क्या करते हैं, कॉल करते हैं मनोहर लाल को कि भाई साहब 1 करोड़ कल तक पहुंच जाना चाहिए, अदरवाइज आप दिखने लायक रहेंगे नहीं, आपको दिखने दिया नहीं जाएगा कहीं। ठीक है, तो उसका समझ आ गया मनोहर लाल जी को, भैया ये क्या है। मगर मनोहर लाल ने क्या करा, मनोहर लाल डिनाइड द पेमेंट। मनोहर लाल बोले भाई तू होगा जो होगा, मैं नहीं देता, डिनाइड दी पेमेंट। लो भाई, अब इसके बाद और क्या हुआ होगा, कोई दिक्कत की नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं हुई। रघु भाई ने क्या किया, रघु भाई ने क्या किया, मनोहर लाल जी को मार्केट में पकड़ा, मार्केट में पकड़ा, और क्या कर दी, गोली मार दी, शूट। मार्केट में पकड़ा और क्या करा, गोली मार दी, ये केस हुआ है। पैसा मांगा, ठीक है, पैसा मांगा, समझ लो भाई क्या हुई, फिरौती हुई। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, सेक्शन है हमारा, ठीक है। फिरौती हुई, एक तरह से पैसा मांगा, और जो सामने वाली पार्टी उसने पैसा देने से मना कर दिया, बीच मार्केट में घूम रहा था, क्या करा, आया, बंदूक निकाली अपनी और वहीं के वहीं शूट कर दिया। तो भाई साहब एक मुझे एक बात बताओ, ये जो शूट हो रहा है, ये शूट हो रहा है, क्या ये कोई एक्ट है या नहीं है। हाँ यस सर, ये जो शूट हुआ सर, इट इज एन एक्ट, ये एक एक्टिविटी है। अब सर ये जो एक्टिविटी है, ये जो एक्ट किया है, जो एक्ट कमिट किया है रघु भाई ने, क्या ये एक्ट, क्या ये एक्ट को पनिशेबल बनाया है या नहीं बनाया है, बताइए सर। यस सर, सर ये एक्ट इज पनिशेबल, दिस एक्ट इज पनिशेबल अंडर बीएनएस, ये पनिशेबल है सर, ये पनिशेबल है कहाँ पे, बीएनएस के अंदर ये एक्ट क्या है, पनिशेबल है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ बताइए। तो क्या सर ये एक्ट ऑफेंस हुआ, यस सर, ये सर ऑफेंस हो गया, इसको हम ऑफेंस मान लेंगे। आ रहा है समझ, समझ आ रही है। तो कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी आपकी ऐसी एक्टिविटी अगर आप वो कमिट कर रहे हो जिसको पनिशेबल बनाया गया है सर हमारे लिए, अगर ये बीएनएस के अंदर, तो सर वो हमारा क्या है, ऑफेंस है। ना समझ आती है, क्लियर है। कमीशन पे आओ, ओमिशन पे आओ, ये एक्ट का एग्जाम्पल था। इधर आइए, अब एक और एग्जाम्पल लो। मिस्टर ए है, ठीक है, और एक ये मिस्टर बी है। इन दोनों का बीच मार्केट में, इन दोनों का बीच बाजार में, बीच मार्केट में क्या हो जाता है, झगड़ा। इन दोनों का बीच मार्केट में, लिख देता हूं बीच, बीच मार्केट में हो गया, हो जाता है इनका क्या, लड़ाई। ठीक है, आ रहा है समझ। पहले तो गाली गलौज होता है, पहले तो गाली गलौज करते हैं, ठीक है, और उसके बाद अच्छा खासा झगड़ा हो जाता है, और फाइनली क्या होता है, मिस्टर ए मिस्टर बी का अच्छे से सर पैर सब तोड़ देते हैं, डंडा मार मार के सर पैर सब तोड़ देते हैं। मगर होता क्या है, ये सब जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, ये जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, मैं ऐसा लिख देता हूँ, मिस्टर ए ने इसको अच्छे से मारा, बीट, एंड इतना मार दिया कि भाई मौत के घाटी उड़ा दिया उसको लोग, बीट एंड डेथ। इतना इतना मारा मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कि भाई साहब मिस्टर बी की वहीं क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। मगर ये सब जितनी भी एक्टिविटी हो रही थी, जो भी चीजें हो रही थी, ये सब
इन फ्रंट ऑफ द पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर आराम से बैठ के देख रहा था, अपनी गाड़ी लगा के आराम से बैठ के ये सब देख रहा था। जितना भी हुआ है सब कुछ, ये जितना भी एक्ट हुआ है, ये सब कुछ इन फ्रंट ऑफ द पुलिस ऑफिसर हुआ है। अब मुझे एक बात बताइए, ये पुलिस ऑफिसर ने क्या करा? ही डिडंट स्टॉप, ही डिडंट स्टॉप मिस्टर ए, या इन्होंने लड़ाई भी नहीं रुकवाई, ठीक है, और सब कुछ इनके सामने हुआ। एवरीथिंग हैपेंड इन फ्रंट ऑफ हिम, इन फ्रंट ऑफ हिम। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो पुलिस ऑफिसर है, क्या ये गलत है कुछ कि नहीं है? बताइए, बताइए भाई, पुलिस ऑफिसर गलत है कि नहीं? सर, पुलिस ऑफिसर की क्या ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई साहब लड़ाई झगड़े को रोका जाए, समझ आ रही है, और कुछ ऐसा ना हो जिससे कि भाई दिक्कत आए सोसाइटी के अंदर। मगर पुलिस ऑफिसर ने कुछ नहीं करा। ये जो पुलिस ऑफिसर था, इसने क्या करा? ओमिशन किया है। इसने क्या करा है? ओमिशन। और ये सर जो इसने ओमिशन किया है, क्या ये पनिशेबल है? यस सर, ये पनिशेबल है। ये क्या है सर? पनिशेबल है। बताइए भाई, ही ओमिटेड टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, तो क्या ये पनिशेबल है? द आंसर इज यस। तो क्या सर ये ऑफेंस हुआ? द आंसर इज ये ऑफेंस है। समझ आ रहा है? तो ऑफेंस का मतलब सर क्या हो रहा है कि कोई भी एक्ट है या कोई भी आपकी एक्टिविटी है या कोई भी आपका ओमिशन है जिसको आपको लीगली करना था या नहीं करना था, मगर आपने फिर भी वो करा या नहीं करा, तो वो हो जाता है ऑफेंस। समझ आ रही है कि नहीं आ रहा? वो हो जाता है क्राइम। अब आइए अपनी बुक पे एक बार ओपन करिए बुक, देखिए क्या लिखा था वहां पे, लाइन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, अ क्राइम और ऑफेंस कैन बी सेड टू बी अ रॉन्गफुल एक्ट। पहली बात तो गलत कर रहे हो आप, ठीक है। रॉन्गफुल एक्ट ऑफ किसका, और कैसा एक्ट है? रॉन्गफुल एक्ट ऑफ कमीशन है, कमिट कर रहे हो, या तो ओमिशन है, या तो नहीं कर रहे हो। और क्या लिखा है? कॉन्ट्ररी टू लॉ। कॉन्ट्ररी का मतलब, कॉन्ट्ररी मतलब विच इज अगेंस्ट द लॉ, विच इज अगेंस्ट द लॉ, ठीक है। लॉ आपको अलाउ नहीं करता, प्रोहिबिट करता है, ये काम नहीं करना, मगर आप फिर भी कर रहे हो, तो अगेंस्ट द लॉ है। आप वो चीज कर रहे हो या वो चीज नहीं कर रहे हो जो कि अगेंस्ट द लॉ है, टेंडिंग टू बी प्रिजुडिशियल। और जो चीज आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो क्या लिख रहा है? वो टेंडिंग टू बी प्रिजुडिशियल है। वो कैसी चीज है? वो प्रिजुडिशियल का मतलब वो हार्मफुल है, टेंडिंग टू बी हार्मफुल। किसको? टू द कम्युनिटी, ठीक है। टेंडिंग टू बी दी, जो भी आप एक्टिविटी या ओमिशन कर रहे हो जो कि लीगली अलाउड नहीं है या मना है, वो कैसी है? टेंडिंग टू बी प्रीजुडिशियल और हार्मफुल टू द कम्युनिटी और सोसाइटी, और जिसके लिए, और उस एक्ट और ओमिशन के लिए फॉर विच पनिशमेंट में बी इन्फ्लिक्टेड, और जिसके लिए सजा आपको मिल सकती है, ठीक है, जिसके लिए आपको पनिशमेंट मिल सकती है, फॉर विच द पनिशमेंट में बी इन्फ्लिक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, एज अ रिजल्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स, क्योंकि कोर्ट आपको सजा देगा, ठीक है। टेकन इन द नेम ऑफ स्टेट, और टेकन इन द नेम ऑफ स्टेट मतलब कि कार्रवाई किसके नाम पे होगी? अगर कोई भी क्राइम होता है, वो सरकार के नाम से प्रोसीडिंग्स चलती हैं। समझ आ रही है? सरकार के नाम से, क्योंकि जो क्राइम होता है वो सोसाइटी के अगेंस्ट है, और सोसाइटी के बिहाफ पे कौन खड़ी होती है? गवर्नमेंट। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो क्राइम का मतलब क्या है? ऑफेंस का मतलब क्या है सर? कोई भी रॉन्गफुल एक्ट ऑफ कमीशन या ओमिशन है जो कि अगेंस्ट द लॉ है और प्रिजुडिशियल टू द कम्युनिटी है, जिसके लिए सजा इन्फ्लिक्ट हो सकती है। कौन सजा देगा सर? कोर्ट देगा। और किसके नाम पे देगा? इन द नेम ऑफ द स्टेट, इन द नेम ऑफ द गवर्नमेंट। समझ आ रहा है? तो इसको हम बोलते हैं क्राइम। यही है क्राइम, और कुछ नहीं है, यही है ऑफेंस, और कुछ नहीं। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बताइए भाई, बोलो भाई, समझ आता है कि नहीं आता? समझ आता है तो उसका मतलब दस, इट इज क्लियर दैट क्राइम इज व्हाट गवर्नमेंट हैज थ्रू अ लॉ डिक्लेयर्ड एज पनिशेबल। तो क्राइम मैंने आपको क्या बताया था? ऑफेंस इज एन एक्ट और ओमिशन विच इज पनिशेबल बाय द लॉ। लॉ कौन बनाता है सर? सरकार, ठीक है। तो वही तो लिखा है, क्राइम इज व्हाट द गवर्नमेंट हैज थ्रू अ लॉ। लॉ से क्या करा उन्होंने? पनिशेबल किया है। समझ आ रही है? इन अदर वर्ड्स, देयर इज नो crime apart from what the lawmaker have laid down in this regard। देखिए सिंपल सा बोल दिया है, क्राइम क्या बोल रहा है? इन अदर वर्ड्स, देयर इज नो क्राइम अपार्ट फ्रॉम व्हाट लॉ मेकर हैव लेड डाउन इन दिस रिगार्ड। अगर लॉ मेकर ने किसी एक्ट और ओमिशन को क्राइम के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया है, तो सर वो क्राइम नहीं है, वो ऑफेंस नहीं है। लॉ के नजरों में अगर कोई एक्ट या ओमिशन क्राइम है या ऑफेंस है, तो सर वही क्राइम है, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे अभी आप, जब हमारा ये बीएनएस आया,
तो बहुत से ऐसे ऑफेंसेस थे जिनको हटा दिया है, ठीक है, उनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, ठीक है, मतलब आज की डेट में वो आज की डेट में देयर दैट एक्ट और एक्टिविटी इज नो मोर क्राइम। जब से बीएनएस आया है तो बहुत से ऐसे एक्ट थे, जैसे एडल्ट्री था, हटा दिया उसको, ठीक है, तो उसको हम वो क्राइम नहीं मानते हैं आज की डेट में, क्राइम नहीं मानते। क्लियर है? तो क्या वो क्राइम होगा? अगर वो आप एक्ट का आप एडल्ट्री अगर करोगे तो क्या वो है आपका ऑफेंस है? बताइए भाई, क्या वो ऑफेंस है? द आंसर इज नो, वो ऑफेंस नहीं है। समझ आ रहा है? क्लियर है? बताइए भाई, बताओ कि नहीं है? एडल्ट्री का मतलब समझ आता है? एडल्ट्री का मतलब ये समझ आता है, कोई भी मैरिड लोग है और उनमें से एक का किसी दूसरे के साथ अफेयर है अगर, ठीक है, तो उसको एक्ट ऑफ एडल्ट्री बोलते हैं, ठीक है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि आज की डेट में तो क्राइम भी नहीं है अब, ठीक है, तो की बात कर रहा है, ठीक है, तो आज की डेट में एडल्ट्री इज नो मोर क्राइम इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है, तो क्या भाई पनिशमेंट एंड होल होगी? कोई पर्सन अगर ये एडल्ट्री का एक्ट करता है तो क्या पनिशमेंट होगी? नो, तो क्राइम आज की डेट में है ही नहीं। समझ आती है? तो वही बोल रहा है, there is no crime apart from what the lawmakers have laid down in this regard. An important point to note in this regard is that an act, while not falling within the purview of crimes, कोई भी ऐसा एक्ट है जो कि भले ही क्राइम की डेफिनेशन में या ऑफेंस की डेफिनेशन में फॉल ना करे, डिफाइंड बाय द लेजिस्लेचर, मे स्टिल बी अ मॉरल, मगर फिर भी वो एक तरह से मॉरल क्राइम तो होता है। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया था नॉन वेजिटेरियन वाले का, मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल दिया ना, वही बोल रहा है, ठीक है, बल्कि कि भैया बहुत लोग होते हैं जो कि नहीं मानते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है, जिनके नज़रों में ये चीज़ें नहीं है तो मॉरल क्राइम है, मगर वो सर लॉ के नज़रों में वो क्राइम एंड ऑल नहीं है, ठीक है। अब एडल्ट्री भी अगर देखा जाए तो एडल्ट्री भी लोगों को लगता है कि भाई ऐसा काम नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ आ रहा है कि भाई दो लोग हैं, दो कपल्स हैं, शादीशुदा लोग हैं, मगर किसी का अफेयर जाके किसी और के साथ चल रहा है, तो भाई नॉर्मल सोसाइटी की नज़रों में तो ऐसा लगता है कि भाई ऐसा क्राइम नहीं होना चाहिए, मगर अब लॉ ने हटा दिया है वहां से। क्लियर है? आता है समझ कि नहीं आता समझ? बताइए, क्लियर है? बोलिए, क्लियर है? तो मगर वो फिर भी मॉरल क्राइम तो है भाई, हमको लगता है, अब बुरा लग रहा है, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत से लोग हिंदू वाले होते हैं, बोलते हैं हिंदू समाज के लोग होते हैं, ठीक है, अब जैसे मैं हूँ, मैं भी भाई प्योर वेजिटेरियन हूँ, ठीक है, तो भाई लगता है बहुत लोगों को बुरा कि भाई जो ये आपका नहीं होना चाहिए भाई, जानवरों को नहीं मारना चाहिए, ठीक है, ऐसा लगता है बहुत लोगों को, ठीक है, मगर फिर भी क्या है, काटा तो जा रहा है, खाया भी जा रहा है, क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते क्योंकि भाई लॉ की नज़रों में वो क्राइम नहीं है, तभी प्रोहिबिशन नहीं है इसके ऊपर, ठीक है, तो चल रहा है जो चल रहा है। क्लियर है? चलिए, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्राइम देयर इज नो फिक्स रूल, क्राइम इज व्हाट द लॉ, देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, आपको ये पता करने का कुछ जरूरत नहीं कि क्राइम क्या चीज है एंड ऑल, क्राइम वही है, क्राइम वही है व्हाट लॉ सेज इट। कानून की नज़र में जो भी एक्ट या जो भी ओमिशन अगर क्राइम है तो सिर्फ वही क्राइम है, उसके अलावा कोई और चीज क्राइम नहीं है। अगर कानून के दायरे में है कोई चीज तो वो क्राइम है, कानून के दायरे में कोई एक्ट या ओमिशन क्राइम नहीं है तो सर वो क्राइम नहीं है, सिंपल सी बात है। क्लियर है? आगे आइए, इन बीएनएस द डेफिनेशन ऑफ क्राइम हैज नॉट बीन अटेम्प्टेड और डिफाइंड, बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 24 द वर्ड ऑफेंस मीन्स, देखो भाई क्राइम के बारे में कुछ नहीं लिखा, ऑफेंस के बारे में लिख दिया है, तो मतलब एक तरह से ये बोल रहा है कि भाई क्राइम और ऑफेंस को हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, ठीक है, इंटरचेंज करके यूज करते हैं, मगर वर्ड क्राइम यूज नहीं करके वर्ड ऑफेंस को यूज करा गया है और डिफाइन भी करा गया है सेक्शन 2 क्लॉज 24 में। और क्या लिखा है? द वर्ड ऑफेंस एंड क्राइम आर इंटरचेंजेबल, ठीक है, क्या बोल रहा है? द बीएनएस uses the word crime, doesn't uses the word, sorry, the BNS doesn't use the word crime. Instead, it uses the term offense as defined under section 2 clause 24. समझ आ रहा है? तो ये क्या वर्ड यूज करता है बीएनएस? ऑफेंस हर जगह करता है और ये डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 24 के अंदर, ठीक है, वहां पे कुछ भी नहीं लिखा है, वहां पे सीधा लिखा है एनी एक्ट और ओमिशन, या ऐसा लिखा है एनीथिंग, वहां पे डेफिनेशन में क्या लिखा है ऑफेंस की? एनीथिंग विच इज मेड पनिशबल अंडर बीएनएस, उसको हम बोल देते हैं ऑफेंस, ठीक है, एनीथिंग विच इज मेड पनिशबल अंडर दिस संहिता बीएनएस, उसको हम बोलते हैं ऑफेंस। क्लियर? तो मैंने आपको इन जनरल ऑफेंस के बारे में बता दिया है कि कोई भी एक्ट है या कोई भी ओमिशन है जो कि पनिशबल इन नेचर है अंडर द लॉ, मतलब जो बीएनएस हम पढ़ रहे हैं, अगर लॉ में बीएनएस में अगर वो पनिशबल इन नेचर है तो वो सर हमारे लिए ऑफेंस है, ठीक है, और वही हमारे लिए फिर क्या है? क्राइम है। क्लियर है? चलिए, it is believed that serious crime threaten the very existence of the orderly society, and therefore if such a crime is committed, it is committed against the, obvious सी बात है, मैंने आपको बताया था
इफ सर जो क्राइम है दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है। क्राइम एक तरह से क्या है, क्रिमिनल रॉन्ग है, चीज है, रॉन्ग एक्टिविटी अगेंस्ट द सोसाइटी। सिविल रॉन्ग नहीं है, अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं है, अगेंस्ट द होल सोसाइटी है। तो अगर क्राइम होता है तो पूरी की पूरी सोसाइटी इफेक्टेड होती है, वही लिखा है। इट इज बिलीव दैट सीरियस क्राइम थ्रेटन द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्डरली सोसाइटी। ऑर्डरली सोसाइटी का मतलब जो सोसाइटी सही तरीके से चल रही है। तो अगर क्राइम हो जाता है तो उससे भाई लोगों के अंदर क्या आ जाता है, एक डर आ जाता है। क्लियर है। एंड देयरफॉर इफ सच अ क्राइम इज कमिटेड, इट इज कमिटेड अगेंस्ट द होल सोसाइटी। अगर मर्डर हुआ है, रेप हुआ है, डकैती हुई है, चोरी हुई है, रॉबरी हुई है, किसी के घर में हुआ है, कुछ भी किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ हुआ है, वो तो ठीक है। अगर हम मानेंगे दिस इज अ क्राइम अगेंस्ट द होल सोसाइटी, इससे पूरी का पूरा समाज इफेक्टेड हुआ है। क्लियर है। ये है क्राइम। और द क्राइम इज रॉन्ग कमिटेड बाय एन इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी। ठीक है, सिंपल सा लिखा, सब कुछ क्राइम के बारे में बता दिया है। अब क्राइम अराइज कैसे होता है, इट अराइजेज व्हेन द स्टेट इज ऑर्गेनाइज, मतलब जो हमारी सोसाइटी है वो ऑर्गेनाइज्ड एकदम चल रही हो। पीपल सेट अप रूल्स, वहां पे रूल्स बने हो, रेगुलेशंस बनी हो, रूल्स पब्लिक फॉलो करती हो। द ब्रेकिंग ऑफ विच इज कॉल्ड एज क्राइम। देखिए भाई, द ब्रेकिंग ऑफ विच इज कॉल्ड एज क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड वे में सोसाइटी चल रही है, पब्लिक क्या कर रही है, जो भी वहाँ के रूल्स हैं सब उसको फॉलो कर रही है, ठीक है, जो भी कानून बने हुए हैं सब उसको फॉलो कर रहे हैं। मगर कोई आता है और उन कानून को तोड़ता है, वही तो क्राइम होता है कि और कुछ होता है क्राइम, बताइए। बताइए कि वही क्राइम है कि और कुछ क्राइम है, बताइए। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। अब मैं भाई अपने घर में आराम से रह रहा हूँ, बढ़िया से अपने अच्छे अच्छे सामान लेके मैं रह रहा हूँ, ठीक है। सोसाइटी के लोग भी है, वो भी आराम से रह रहे हैं। अब कोई का बाहर से थर्ड पर्सन आता है रात को, घर से मेरे सामान चोरी करके ले जाता है, ठीक है, सामान उठा के ले जा रहा है, तो क्या ये सही चीज़ है? नहीं सर, ये सही चीज़ नहीं है। तो ये एक्ट अगर कोई करेगा तो उसने क्या करा, रूल्स को ब्रेक करा। और रूल्स को ब्रेक करा तो सर ये क्या हो गया, हमारे लिए क्राइम हो गया। क्लियर है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अब देखिए क्या लिखा है। द भारतीय न्याय संहिता BNS and भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS are two major criminal laws to define, determine and provide for the prosecution of an offender। डिफाइन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, और साथ में प्रोवाइड फॉर द प्रोसिक्यूशन, पनिशमेंट्स प्रोवाइड करते हैं ऑफ एन ऑफेंडर। ठीक है, बताइए भाई, यही होता है कि नहीं होता, यही दोनों का काम है। डिफाइन कौन कर रहा है, भारतीय न्याय संहिता कर रहा है, ठीक है। डिटरमिनेशन का किसका काम है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता काम है। और पनिशमेंट का किसका काम है, पनिशमेंट बताता बताता कौन है, बताएगा तो पनिशमेंट कितनी है वो BNS बताएगा। मगर पनिशमेंट होगी कैसे, प्रोसिक्यूशन कैसे चलेगा, वो सब बताएगा कौन, BNSS बताता है। यही होता है, यही होता है, यही चीज़ है। चलिए भाई, अब इसके बारे में हल्का सा पढ़ लो भाई, मैंने लिख दिया वैसे आपके लिए। भारतीय न्याय संहिता 2023 और आगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इनके बारे में मैंने हल्का हल्का से लिख दिया है, सो दैट अगर आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ भी जाए कि राइट शॉर्ट नोट ऑन, क्योंकि चांसेस पूरे पूरे हैं, नया कानून है तो चांसेस पूरे पूरे हैं इनके बारे में शॉर्ट नोट आने का। तो मैंने आपके लिए लिख दिया है, भारतीय न्याय संहिता के बारे में लिख दिया है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में भी हल्का हल्का से लिख दिया है, ठीक है। देखिए, द भारतीय न्याय संहिता इज द न्यू क्रिमिनल लॉ इन इंडिया दैट रिप्लेसेस, मोस्टली मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, बस आपको रीड करा रहा हूँ, मैंने सब बताया हुआ लास्ट क्लास में। इज द न्यू क्रिमिनल लॉ इन इंडिया दैट रिप्लेसेस द कॉलोनियल लेजिस्लेशन IPC, इंडियन पेनल कोड को रिप्लेस किया है विद द एम ऑफ कंसोलिडेटिंग एंड मॉडर्नाइजिंग द क्रिमिनल प्रोविजंस। ठीक है, एम क्या था, कंसोलिडेट करना, जो भी आपके क्रिमिनल लॉज उनको क्या करना, इकट्ठा करना, कंसोलिडेट करना, एंड मॉडर्नाइज करना उसको, ठीक है। जो भी कॉलोनियल एरा का आपका लॉ था IPC, उसको क्या करना, मॉडर्नाइज वे में बनाना, ठीक है, ये इसका एम था। इट रिसीव द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑन दिसंबर, देखिए भाई, असेंट जो मिली थी 25 दिसंबर 2013, नहीं 23, 23, इसको टाइपिंग एरर है यहाँ से, 23 23 करिए। इट रिसीव द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑन 25 ऑफ दिसंबर 2023, असेंट मिल गई थी। मगर ये फोर्स में कब आया था, फोर्स में आया था 1 जुलाई 2024। तभी देखिए ये एक्ट में लिखा है, ये ईयर जो लिखा है 2023 लिखा है, क्योंकि इस दिन प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई थी 2023 में, 25 दिसंबर 2023 में ही एसेंट मिल गई थी। मगर फोर्स में कब आया था, 1 जुलाई 2024। PNS has been streamlined and it consists of only, देखिए, 358 सेक्शंस। पहले के डेट में 511 सेक्शंस होते थे IPC के अंदर, मगर आज की डेट में 358 सेक्शंस हैं। तो मैंने आपको बता दिया सेक्शंस कम क्यों हुए, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है। समझ आ रहा है। पहले भाई एक पर्टिकुलर टॉपिक के चार चार सेक्शंस होते थे, मगर यहाँ पे क्या कर दिया, चारों
सेक्शंस को क्या करके कंपाइल करके एक ही सेक्शन में डाल दिया। समझ आ रहा है? तो ऐसे इसलिए कम हो गए। डिवाइडेड इनटू 20 चैप्टर्स एज अपोज टू 511 सेक्शंस इन द आईपीसी। इट रिटेन्स मोस्ट ऑफ द ऑफेंसेस फ्रॉम द आईपीसी, ठीक है, बट एड्स न्यू वंस। लो भाई, मोस्टली ऑफेंसेस को तो रिटेन कर लिया है, बट कुछ कुछ को क्या करा है, ऐड भी किया है, जाए लाइक ऑर्गेनाइज क्राइम्स को, टेररिज्म को, मतलब टेररिस्ट एक्ट को, मर्डर बाय द ग्रुप ऑन अ सर्टेन ग्राउंड्स एक्सेट्रा। कुछ ऑफेंसेस को इन्होंने ऐड करा है, ठीक है। अब हम लोग वही वही चीजें पढ़ेंगे जो कि हमारे सिलेबस में है। कुछ एक्स्ट्रा आपको पूछना होगा तो आप बता देना, वो भी मैं बता दूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि हमारा प्रोसीजरल लॉ है, ठीक है, जो कि हम लोग पार्ट 2 है हमारा, जो कि पार्ट 2 हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी। अब ये कैसा है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, BNSS है, ये एक्ट है टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। ये इसका एम है, ठीक है। ये इसका प्रियम्बल एक तरह से है कि भाई क्या करना, कंसोलिडेट करना और अमेंड करना लॉज रिलेटिंग टू द क्रिमिनल प्रोसीजर्स। कॉन्सुलेट करना मतलब जो कि अलग अलग आपके क्रिमिनल लॉज हैं उसको क्या करना, कॉन्सुलेट कर दिया इसने, और अमेंड किया। बहुत से प्रोविजंस ऐसे भी जिसको इसने क्या करा है, अमेंड करा है। इट कॉम्प्राइजेज ऑफ 531 सेक्शंस डिवाइडेड इनटू 39 चैप्टर्स एंड 2 शेड्यूल्स। तो भाई इसके अंदर 2 शेड्यूल्स भी हैं, इनके शेड्यूल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, ठीक है। तो इसके अंदर 531 सेक्शंस हैं, 39 चैप्टर्स है और आपके 2 शेड्यूल्स हैं। इट रिसीव्स एसेंट ऑन प्रेसिडेंट, सेम डेट थी, ठीक है। ये भी 2000 की गलती से मुझे लग रहा है 23 डल गई है, वो 13 डल गई है। इस रिसीव द एसेंट ऑन 25 ऑफ दिसंबर 2023 एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन जुलाई। ये सेम डेट है, सेम डेट। बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए तीनों को एसेंट एक ही दिन मिली थी, 25 दिसंबर 2023 में, और तीनों ही एक ही दिन फोर्स में आए थे, 1 जुलाई 2024 को। Without the proper procedural law, the substantive criminal law which defines the offences and provides punishment for them would be almost worthless। एकदम सही लिखा है। अगर एक बात बताओ, अगर प्रोसीजरल लॉ ना हो तो सर जो बीएनएस है, जो कि आपका सब्सटैंटिव लॉ है, जो खाली बताता है कि ये भाई ऑफेंस, इस एक्ट और ऑपरेशन को हम ऑफेंस मानेंगे और इसकी सजा ये है, कुछ बताओ यूज यूज का है वो, फिर बताइए। बिना प्रोसीजरल लॉ के क्या सब्सटैंटिव लॉ का कोई यूज है? नहीं सर, इट्स वर्थलेस, कोई उसका यूज नहीं है। अगर कानून बना दिया बीएनएस और खाली लिख दिया कि भाई हाँ ये पर्टिकुलर एक्ट को हम मानेंगे मर्डर, और इसकी सजा है उम्र कैद, इसकी सजा है मौत की सजा, डेथ पेनल्टी, ये है खाली बस, और प्रोसीजरल लॉ कोई है ही नहीं, तो क्या यूज हुआ फिर उस कानून का? कोई यूज नहीं है, खाली बस सजा बता दी। भाई मैं मर्डर कर रहा हूँ, मैं जाके चोरी कर रहा हूँ, मैं डकैती कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, क्योंकि पता है खाली भाई ये एक्ट को बता दिया, हाँ ये इसको ये बोला जाता है और इसकी सजा ये है, मगर सजा तो होनी नहीं है मुझे। अगर प्रोसीजरल लॉ है ही नहीं तो सजा तो होनी नहीं, तब तो भाई क्राइम करते जाएंगे सब कोई। समझ आ रहा है? तो प्रोसीजरल लॉ का होना बहुत बहुत जरूरी है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा, प्रोसीजरल लॉ का होना बहुत बहुत जरूरी है, सो दैट जो ऑफेंडर ने ऑफेंस किया है तो सजा दिलवाने तक का जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजरल लॉ में लिखा है, और वो प्रोसीजरल लॉ हमारा कौन सा है? BNSS है भाई साहब। समझ आती है? चलिए आगे आइए। द BNSS क्रिएट्स द नेसेसरी मशीनरी। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये एक नेसेसरी मशीनरी क्रिएट करता है, किस लिए? फॉर एप्रीहेंडिंग द criminals, investigating the criminal cases, their trials before the criminal courts, and imposition of proper punishments on the guilty person। देखिए इसमें 4-5 चीजें आ गई, 4-5 चीजें आ गई। देखिए क्या क्या बोल रहा है बीएनएस, क्या बोल रहा है बीएनएस? क्रिएट्स द मशीनरी, किस लिए? पहला तो है एप्रीहेंडिंग द क्रिमिनल्स, दूसरा तो पहला तो ये है। दूसरा क्या है? इन्वेस्टिगेट करना, पहले तो क्रिमिनल्स को क्या करना है? एप्रीहेंड करना है, रोकना है उनको, ठीक है। दूसरा इन्वेस्टिगेट करना है उनको, फिर ठीक है, उनका इन्वेस्टिगेशन की भी मशीनरी बताता है, प्रोसीजर बताता है कैसे इन्वेस्टिगेशन होगा, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन था क्रिमिनल केसेस। तीसरा देयर ट्रायल्स, उसके बाद उनका कोर्ट में ट्रायल कैसे होगा ये भी इसके बारे में ये बताता है, ट्रायल्स बिफोर द क्रिमिनल कोर्ट एंड इम्पोजिशन ऑफ प्रॉपर पनिशमेंट ऑन द गिल्टी पर्सन। उसके बाद प्रॉपर पनिशमेंट इम्पोज कर दो। तो 4 चीज है, देखिए 4 चीज। नंबर 1, पहला एप्रीहेंशन ऑफ द क्रिमिनल्स, दूसरा इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस, तीसरा ट्रायल्स, ठीक है, ट्रायल्स कहाँ पे होंगे? कोर्ट में। इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? पुलिस ऑफिसर, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? पुलिस ऑफिसर। ट्रायल्स कहाँ पे होगा? कोर्ट। ये सब बताएगा कौन? बीएनएसएस बताता है। और एक और चीज, इम्पोजिशन ऑफ प्रॉपर पनिशमेंट्स आफ्टर द ट्रायल्स। समझ आ रहा है? तो ये एक ऐसी मशीनरी है जो ये सब का प्रोसीजर्स बताती है कि कैसे 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 ये सब चीजें होंगी, ये सब के बारे में बताता है बीएनएस।
समझ आता है, क्लियर है? बताइए भाई, क्लियर है? आगे आइए। द बीएनएस एनुमरेट्स द हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोड्स। लो भाई, बीएनएस जो है क्रिमिनल कोड्स जितने भी आपके हैं उनकी हायरार्की भी बताता है। क्रिमिनल कोड्स जो भी आपके हैं उनकी हायरार्की बताता है, इन विच डिफरेंट ऑफेंस कैन बी ट्राइड एंड देन इट स्पेल्स आउट द लिमिट ऑफ सेंटेंस विच सच कोर्ट्स आर ऑथराइज्ड टू पास। अब देखिए, बीएनएस जो है ना, ये पावर ऑफ कोर्ट भी बताता है, हायरार्की ऑफ कोर्ट भी बताता है कि भाई साहब कौन कौन से कोर्ट हैं, किनके पास क्या क्या पावर है। किनके पास पावर है कि भाई पर्टिकुलर ऑफेंस का ट्रायल आप करेंगे, और किनके पास कौन कौन सी पावर है कि आप कितनी मैक्सिमम पनिशमेंट दे सकते हैं, ये सब बीएनएस बताता है। समझ आ रहा है? तो कौन से कोर्ट में कौन सा मुकदमा जाएगा या कौन सा केस दर्ज होगा, कौन से कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है, पावर है टू डील विद दैट पर्टिकुलर मैटर, उस कोर्ट के पास कितनी पावर है, कितनी जुरिडिक्शन है टू गिव द पनिशमेंट, कितनी सजा दे सकता है पर्टिकुलर कोर्ट। ठीक है? अब जैसे कि भाई सेशन कोर्ट है, वो कितनी सजा दे सकता है, आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, इनके पास कितनी पावर है, कितनी जुरिडिक्शन है सजा देने की। समझ आ रहा है? ये कौन बताता है? सब कुछ बीएनएसएस बताता है। समझ आ रहा है? बीएनएसएस में लिखा हुआ है कि किस कोर्ट में कौन से केस जाएगा, ठीक है, और कितनी सजा उस कोर्ट के पास पावर है देने की। मैं आपको दिखाऊं? ये आपको दिखा देता हूँ, उनका सजा जरा। ये देखिए, ये देखिए भाई, ये आपके क्रिमिनल साइड से कोर्ट है सब। क्रिमिनल, ये मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को नहीं ले रहा हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के सब ले रहा हूँ। ठीक है? हाई कोर्ट के पास तो पावर है ही। ठीक है? हाई कोर्ट के पास तो पावर है, कोई भी पनिशमेंट दे सकता है। हाई कोर्ट के पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, किसी भी तरीके की पनिशमेंट्स दे सकता है। 6 तरह की पनिशमेंट्स हैं। 6 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स आर गिवन अंडर बीएनएसएस। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, किसी भी तरीके की पनिशमेंट आप दे सकते हो। क्लियर है? तो उसकी बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैटर मेनली जो हमारे होते हैं ना, वो सब इस लेवल पे कोर्ट जाते हैं। अब आपको पता होगा, ठीक है, कि भाई हमारे कोर्ट का टॉप लेवल सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद आपका आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट दो साइड होते हैं, एक आपका सिविल साइड, जैसे इधर देखो, ये देखो, टॉप पे सुप्रीम, उसके बाद हाई, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स सिविल साइड भी होते हैं और आपके क्रिमिनल साइड भी होते हैं। जो आपके सिविल साइड होते हैं उनको हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बोलते हैं, और जो आपके क्रिमिनल साइड होते हैं उनको भी हम लोग एक तरह से, इनको हम लोग बोलते हैं कोर्ट ऑफ सेशंस बोलते हैं, एक तरह से, ठीक है, सेशंस बोलते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है ना ये वाले, इनको हम लोग, इनका पूरा नाम बताया क्या होता है? पूरा नाम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इनके नाम होते हैं। जब ये वाले कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले कोर्ट, ये वाले लेवल कोर्ट, जब ये सिविल साइड को डील करते हैं, सिविल मैटर्स को डील करते हैं, तो इनका नाम हो जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है? और जब यही कोर्ट क्रिमिनल मैटर्स को डील करते हैं, तो इनको बोल देते हैं हम लोग सेशन कोर्ट। समझ आ रहा है? तो इनका पूरा नाम होता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, नाम होता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। हिंदी में इनको कचहरी बोला जाता है, हिंदी में कचहरी बोला जाता है, अगर आपने सही सुना होगा कहीं, कचहरी। ठीक है? तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट होता है। अगर आपको नहीं समझ आएगा ना, तो एक काम करना, समझ के आप मतलब और डिटेल में अगर पढ़ना है इसके बारे में, तो मेरी कोर्ट सिस्टम की एक वीडियो है, यूट्यूब में भी डली हुई है। ठीक है? उसको आप देख लेना अच्छे से, कोर्ट सिस्टम में डली है। ठीक है? और बच्चे जो मुझसे रेगुलर क्लास जो ले ही रहे हैं, उनके पास तो ऑलरेडी उनके कोर्स में है ही, मैंने कोर्स सिस्टम में सबसे पहले पढ़ाता हूँ। ठीक है? चलिए भाई, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो क्रिमिनल साइड की बात करनी है हम लोग को, इस चैप्टर के क्रिमिनल साइड की बात करनी है। क्रिमिनल साइड में देखिए कैसे भाई डिवाइड करा हुआ है, कैसे हायरार्की बताई है, किसने किसने हायरार्की बताई है? आपके, किसने बताई है? बीएनएसएस में। इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करूंगा जब आके आपका टॉपिक आएगा। पावर ऑफ कोर्ट एक आपका टॉपिक है, आगे जाके मैं वहां बहुत डिटेल में बात करने वाला हूँ। बस मैं आपको ऊपर ऊपर से हायरार्की दिखा दे रहा हूँ कि देख लीजिए। टॉप लेवल पे, ये देखिए, टॉप लेवल पे जो है उसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ सेशन। उसके बाद मिडिल लेवल पे जो आपका आता है उसको बोलते हैं ये वाला चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, या तो एडिशनल सीजेएम। ठीक है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या तो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और इसके बाद लोएस्ट लेवल में आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। समझ आ रहा है? तो 3 लेवल पे है, 3 लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोएस्ट लेवल पे कोर्ट्स बैठी है, इनकी हायरार्की है। ठीक है? अब सबके पास जुरिडिक्शन अलग अलग है, हर एक कोर्ट के पास जुरिडिक्शन क्या है, अलग अलग है। देखिए सबके पास एक अलग अलग है कि भाई कौन कितनी कितनी सजाएं दे सकता है। समझ आ रही है? कौन कितनी कितनी सजाएं दे सकता है, उसके हिसाब से हमको देखना है। समझ आता है कि नहीं आता? बताइए भाई। ये जो टॉप है ना, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कोर्ट ऑफ सेशन।
और ये जो दो लेवल है इनको बेसिकली हम लोग बोलते हैं कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। ठीक है, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। क्लियर है? तो इसके बारे में जब आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब आपका पावर ऑफ कोर्ट्स आएगा ना, ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि कैसे इनके साथ कैसे कौन कौन से इनके पास जुरिस्डिक्शंस एंड ऑल है। इसके बारे में मैं डिटेल वहां पे बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, क्लियर है? या अभी बता दूं? अभी बता दे? बता दूं अभी? चलो सुन लो। अब जब शुरू कर ही दिया है तो सुन लो, यहीं पे सुन लो आप। देखिए क्या लिखा हुआ है। अब जैसे होता क्या है, सुनो होता कैसे है। पीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता में क्या लिखा हुआ है? भारतीय न्याय संहिता में लिखा है कि भाई साहब, अगर आप ये पर्टिकुलर एक्ट किए तो उसको हम ऑफेंस मानेंगे और इसकी इतनी सजा है। यही लिखा है ना वहाँ पे? यही लिखा है ना? तो भारतीय न्याय संहिता क्या बताता है कि पर्टिकुलर एक्ट या ओमिशन ऑफेंस है, ठीक है, और उसकी सजा कितनी है। क्लियर है? तो किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस किया, ठीक है, ऑफेंस किया और उसकी सजा बीएनएस में लिखी कि भाई साहब आपको इतनी मैक्सिमम सजा हो सकती है। अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई साहब इस पर्टिकुलर पर्सन का ट्रायल किस कोर्ट में हुआ जाए। समझ आ रहा है? इस पर्सन पर्टिकुलर का, एक पर्टिकुलर पर्सन का ट्रायल किस कोर्ट में किया जाए, वो किस कैसे जाएगा। बेटा ये डिपेंड करता है उसकी पनिशमेंट पे। कैसे? अब जैसे लिखा हुआ है, अब जैसे कि जब मान के चलते हैं, जैसे अगर वहां पे लिखा है बीएनएस के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आपने ये पर्टिकुलर ऑफेंस किया तो इसकी सजा है 7 साल। इसकी सजा कितनी है? बताइए भाई, इसकी सजा कितनी है? फॉर द टर्म अप टू 7 ईयर्स की आपको 7 साल तक की सजा हो सकती है अगर आपने ये पर्टिकुलर ऑफेंस किया। और मिस्टर ए ने वो ऑफेंस कर दिया, तो अब कौन से कोर्ट में जाएंगे? देखिए कैसे जाएंगे, वो जाएगा इस कोर्ट में, ये वाली कोर्ट। कैसे? देखिए क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, जो मिडिल लेवल का कोर्ट है, जो आपका सीजीएम का कोर्ट है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे वो केसेस जाते हैं विच आर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म अप टू 7 ईयर्स। टर्म अप टू 7 ईयर, जो 7 साल तक की जेल तक का है, वो जाता है मैटर यहाँ पे। समझ आ रहा है? तो वैसे ही आपका देखिए अलग अलग कोर्ट की सब पावर दी है। देखिए क्या लिखा है, कोर्ट ऑफ सेशन पहले पढ़िए। कोर्ट ऑफ सेशन में जो जज होता है उसको बोलते हैं हम लोग सेशन जज। और इनकी असिस्टेंट के लिए जो होता है, असिस्टेंट के लिए उसको बोलते हैं एडिशनल सेशन जज होते हैं। ठीक है, तो सेशन जज होते हैं, उसके नीचे एडिशनल सेशन जज होते हैं। ठीक है, ये सब सेशन कोर्ट के ही होते हैं, सेशन जजेस, एडिशनल सेशन जजेस। अब इनके पास क्या पावर देख लीजिए, और इनके पास कौन से केसेस जाते हैं इस कोर्ट के अंदर। केसेस विच आर पनिशेबल विद डेथ। तो भाई आगे, विद पनिशेबल विद डेथ सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट, और imprisonment for a term up to 14 years or more than 14 years और लाइफ imprisonment। ये देखिए भाई, अब कोई भी ऐसा केस है, कोई भी ऐसा केस है या कोई भी ऐसा ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट कितनी है, डेथ पेनल्टी, या तो 14 साल की जेल, या तो मोर देन 14 ईयर्स की जेल, या तो उम्र कैद। अगर ये कोई भी ऐसा ऑफेंस है जिसकी सजाएं ये दी हुई हैं, अगर ठीक है, कोई भी ऐसा ऑफेंस है जिसकी सजाएं ये लिखी हुई हैं बीएनएस के अंदर, ठीक है, तो ये कोर्ट के पास पावर है टू ट्राई दैट पर्टिकुलर। इन कोर्ट में जाएगा, मतलब सेशन जज के सामने जाएगा या तो एडिशनल सेशन जज के सामने जाएगा। और यहाँ पर जो लिखा है ना, सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट, ये मतलब ये है कि अगर सेशन जज या एडिशनल सेशन जज पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए सजा देता है मौत की, डेथ पेनल्टी अगर देता है, तो डायरेक्ट नहीं दे सकता, वो हाई कोर्ट से पहले कंफर्म करेगा उसके बाद ही देगा। मगर उसके अलावा जितनी भी है, चाहे 14 साल की या 14 साल से ज़्यादा की, चाहे उम्र कैद, अगर ये देना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली इम्पोज कर सकता है, डायरेक्टली पनिश कर सकता है। समझ आ रहा है? उसके नीचे आओ। इसी कोर्ट ऑफ सेशन में एक और जज होता है जिसको बोलते हैं असिस्टेंट सेशन जज बोला जाता है। ये कैसा, ये इसके पास वो केस जाते हैं जो कि पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म अप टू 10 ईयर्स। टर्म अप टू 10 ईयर्स, कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसकी सजा अप टू 10 ईयर्स तक की लिखी हुई है, कहाँ पे, बीएनएस के अंदर। तो इनका ट्रायल कहाँ पे होता है? इसका ट्रायल कौन करेगा? असिस्टेंट सेशन जज करता है। समझ आ रही है? समझ आ रही, पावर ऑफ कोर्ट समझ आ रही है, और पता चल रहा है कौन कौन से केस किसके पास जाएंगे। उसी तरह नीचे लिखा है मिडिल लेवल पे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, दिखे लिखा है एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, केसेस विच आर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म अप टू 7 ईयर। नीचे आओ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास कौन सा जाएगा?
केसेस विच आर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म अप टू 3 years, या फाइन अप टू 50,000, या तो दोनों। ठीक है, कोई ऐसा ऑफेंस जिसके बारे में वहां पे लिखा है बीएनएस में क्या कि भाई 3 साल तक की सजा, या तो 50,000 फाइन, या तो दोनों। दोनों हो सकता है, दोनों कोर्ट दे सकती है, तो वो कहाँ जाएगा? इनके पास जाएगा, इनके पास पावर है टू डील विद दैट पर्टिकुलर ऑफेंसेस। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, केसेस विच आर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म अप टू 1 year और फाइन अप टू ₹10,000 और बोथ। ये किसके पास जाएगा? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड के पास जाता। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताइए। आइए इधर देखते हैं एक बार, इधर आओ, अब आप इधर आओ, पढ़ो क्या लिखा है। देखिए क्या लिखा है, द BNS enumerates, BNSS, the hierarchy of criminal courts, दिखा दी hierarchy of criminal courts in which different offense can be tried। देखिए भाई hierarchy बता दी, ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन की बता दी, मिडिल लेवल बता दी, लोएस्ट लेवल बता दी। इन विच डिफरेंट ऑफेंसेस कैन बी ट्राइड, अलग अलग ऑफेंस कौन कौन से कोर्ट में ट्राइड होंगे। एंड देन इट स्पेल्स आउट द लिमिट ऑफ सेंटेंस, और ये भी बताता है लिमिट ऑफ सेंटेंस क्या है, कितनी सजा हो सकती है, 3 साल, 1 साल, 7 साल, 14 साल, मोर देन 14 years, डेथ पेनल्टी, लिमिट ऑफ सेंटेंसेस विच सच कोर्ट आर ऑथराइज टू पास। समझ आ रहा है? कौन बता रहा है ये सब? सर ये सब बता रहा है BNSS बता रहा है सब कुछ, पावर ऑफ कोर्ट्स, जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स, सब कुछ BNSS के अंदर लिखा हुआ। क्लियर है? आगे टॉपिक आएगा, वो पूरा मैंने डिटेल में वहाँ पे लिखा है, आपको मिल जाएगा। क्लियर है? बताइए भाई, समझ आती है? क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए जाके, अब यहाँ से मैं अभी तक तो मैंने आपको, मैं बताऊँ, अब तक इंट्रोडक्शन दिया है पूरा। अब यहाँ से जाके हमारा चैप्टर पहला, तो आपका एक तरह से पहला चैप्टर जो आपका जो मॉड्यूल के हिसाब से है, लॉ रिलेटिंग टू क्राइम्स एंड प्रोसीजर्स, उस पर जो पहला आपका एक्ट आपका है कौन सा? भारतीय न्याय संहिता। अब मैं ये शुरू करने जा रहा हूँ भारतीय न्याय संहिता। अब हम लोग पूरा BNS के बारे में पढ़ेंगे अभी। अब कहीं भी BNSS का रोल अभी यहाँ पे नहीं आएगा। BNSS पार्ट नंबर 2 है, वहां पे जाके BNSS को देखेंगे। अब पार्ट नंबर 1 जो BNS है आपका, उसको देखने जा रहे हैं। तो अब आपको खाली BNS अपने माइंड में रख के चलना है। BNS कौन सा लॉ है? BNS कैसा है? जो कि सर बताता है पर्टिकुलर एक्ट या ओमिशन एक ऑफेंस है, और साथ में उस ऑफेंस की क्या सजा है, ये बताता है BNS। अब इसके बारे में हम लोग डील करने जा रहे हैं, जो कि पहले IPC हुआ करता था। क्लियर है? आता है समझ? चलिए भाई डील करते हैं, आगे आओ। देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला टॉपिक जो उसका आपका है, वो आपका बात करता है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता। बहुत इंपॉर्टेंट, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता के। भाई साहब ये जो भारतीय न्याय संहिता है, इसकी ज्यूरिसडिक्शन कहाँ कितनी है? ज्यूरिसडिक्शन मतलब कहाँ कहाँ पे BNS अप्लाई होता है, ये बताएगा। समझ आ रहा है? ज्यूरिसडिक्शन ऑफ BNS की कहाँ कहाँ पे ये BNS अप्लाई होगा। तो BNS का मतलब देखिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब बताओ क्या होता है? Jurisdiction refers to practical authority which is conferred upon a legal body so that it can administer justice within that defined field of authority। तो jurisdiction मतलब क्या हो रहा है सर? प्रैक्टिकल अथॉरिटी मतलब पर्टिकुलर, ये जो कानून है इसकी कहाँ तक ये ऑथराइज्ड है, कहाँ तक इसकी एप्लीकेशन होगी, कहाँ कहाँ ये कानून अप्लाई होगा। प्रैक्टिकल अथॉरिटी विच इज कन्फर्ड अपॉन अ लीगल बॉडी, कोई भी लीगल बॉडी जो है, लीगल बॉडी कौन होगी सर? हमारी कोर्ट एंड ऑल है, ठीक है, इसके ऊपर लगाया गया है सो दैट इट कैन एडमिनिस्टर जस्टिस विद इन दैट डिफाइंड फील्ड ऑफ अथॉरिटी। जहां जहां तक ये BNS अप्लाई होगा, जहां जहां पे जिस जिस एरिया में ये BNS अप्लाई होगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा सर? केस में क्या हो जाएगा? उस केस में हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर्स हैं आपके, जो भी आपका BNSS में है, वो भी अप्लाई हो जाएंगे। समझ आ रहा है? क्लियर है? द टर्म लीगल बॉडी इंक्लूड्स विद इन इट्स एम्बिट अ कोर्ट। अब चाहे लीगल बॉडी में कोर्ट भी आ सकता है, पॉलिटिकल और गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी आ सकते हैं, और आपके अलग अलग जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, ये सब इसमें आपकी आ जाएंगी। तो लीगल बॉडी का मतलब ये है। समझ आ रही है? क्लियर है? द रीजन बिहाइंड द इंट्रोडक्शन of the concept of jurisdiction is to ensure that courts adjudicate and try only those matters which fall within their jurisdiction। भाई साहब आप कोर्ट के jurisdiction में अगर कोई चीज आती ही नहीं है, तो कोर्ट एक बात बताओ, उस मैटर का ट्रायल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? यार, बताइए, ट्रायल करेगा कि नहीं करेगा? नहीं सर, करेगा नहीं। समझ आ रहा है? भाई क्या बोल रहा है, रीजन क्या है? इज टू एंश्योर दैट कोर्ट
adjudicate and try only those matters which fall within their jurisdictions. कोर्ट सिर्फ और सिर्फ वही मैटर्स को ट्राई करेगी, वही मैटर्स का ट्रायल होगा कोर्ट के अंदर तो उनकी जुरिस्डिक्शन के अंदर आता होगा सर। अगर उनकी जुरिस्डिक्शन में ही कोई चीज नहीं होगा तो कोर्ट वहां पे हाथ अपना नहीं डालती। क्लियर है? अब आगे देखिए क्या लिखा है, इन कोर्ट सिस्टम देयर आर टू टाइप्स। अब दो जो भी कोर्ट्स होती हैं, कोर्ट्स इन जनरल कोई भी कोर्ट है, कोई भी कोर्ट होती है उसकी दो तरह की जुरिस्डिक्शन मेनली होती है। दो तरह की जुरिस्डिक्शन मेनली होती है और कौन कौन सी होती है देखिए। नंबर वन, एक होती है टेरिटोरियल और एक होती है उसकी सब्जेक्ट मैटर, इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। टेरिटोरियल का मतलब क्या? टेरिटोरियल का मतलब क्या है? मतलब टेरिटरी वाइज कि कहाँ कहाँ ये पर्टिकुलर कानून अप्लाई होगा, यही होगा टेरिटरी वाइज, मतलब जियोग्राफिकल लिमिट्स, ठीक है। टेरिटोरियल का मतलब जियोग्राफिकल लिमिट्स, एरिया वाइज, ठीक है, कहाँ कहाँ पे कोर्ट के पास पावर है। एक होता है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन और दूसरा होता है सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, जिसको बोलते हैं इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन की कौन से केस के ऊपर ये पर्टिकुलर कोर्ट के पास पावर है। समझ आ रही है? जैसे फैमिली कोर्ट्स होते हैं वो खाली फैमिली मैटर्स को डील करते हैं, ठीक है। एससी एसटी कोर्ट होते हैं, ठीक है, हाँ, जो आपका शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कोर्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। जो एससी एसटी कोर्ट होते हैं वो खाली वही मैटर्स देखते हैं, उसके अलावा कोई मैटर नहीं देखते। अब आपका नेशनल लॉ कंपनी ट्राइब्यूनल एनसीएलटी, ठीक है, तो ये सिर्फ कंपनी लॉ के मैटर्स देखेगा, इंसॉल्वेंसीज के मैटर्स देखता है, सब्जेक्ट मैटर है। समझ आ रहा है? ये दूसरे मैटर नहीं देखेगा। अब एनसीएलटी आपका क्रिमिनल मैटर नहीं देखेगा, समझ आ रहा है? एनसीएलटी आपके प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स नहीं देखेगा आपके, समझ आ रहा है? तो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, तो अलग अलग कोर्ट्स होती है, उनकी जुरिस्डिक्शन होती है, एक होती है टेरिटरी वाइज और एक होती है सब्जेक्ट मैटर वाइज। तो टेरिटरी वाइज होता है ज्योग्राफिकल एरिया वाइज, ठीक है, कि हाँ पे इस एरिया में इस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है। समझ आ रहा है? आप जैसे एग्जाम्पल अगर दिया टेरिटरी वाइज एग्जाम्पल दिया, जैसे आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या है? इलाहाबाद हाई कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश, तो ये इसकी एक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है। समझ आ रहा है? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। एक इसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश, पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी मैटर है और अगर हाई कोर्ट में जाना है तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास ही जाएगा और इलाहाबाद हाई कोर्ट डील करेगा। अब कोई भी मैटर अगर हुआ है, वो आपका दिल्ली में हुआ है, वो आपका चेन्नई में हुआ है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट उस मैटर को डील नहीं करेगा, उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है वो। समझ आ रही है? क्लियर है? आता है समझ? ठीक है, अब आते हैं इस पे, इन जनरल कोर्ट के बारे में बता रहा, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है इन कोर्ट सिस्टम। टेरिटोरियल का मतलब इट ascertains द कोर्ट्स अथॉरिटी टू ट्राई द केसेस which arise within certain geographical limit and which involve the people residing in a particular geographical limit, उन्हीं के ऊपर अप्लाई होता है ये, ठीक है। तो कोर्ट के पास पावर उतनी होती है। दूसरा इनहेरेंट है, ये देखिए सब्जेक्ट मैटर, इट refers to authority possessed by the court to try the cases related to the particular subject matter, पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के लिए उनके पास उनको अथॉरिटी दिया है। जैसे एग्जांपल, A family court only has the jurisdiction to hear the cases related to the family laws. फैमिली लॉ से रिलेटेड कोई अगर डिस्प्यूट होगा तो खाली फैमिली कोर्ट डील करेगा, उसके अलावा और कोई कोर्ट के पास पावर नहीं होती। जुरिस्डिक्शन होती है अलग अलग कोर्ट्स के पास। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताइए भाई, बताओ, आ रहा है समझ? क्लियर है? अब आते हैं हम लोग अपने चैप्टर में बीएनएस में। अब देखिए बीएनएस में जो सेक्शन नंबर 1 है, यहाँ पे सेक्शन नंबर 1, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5, बीएनएस का सबसेक्शन, सेक्शन 1 का सबसेक्शन 1 के बाद सबसेक्शन 2, सॉरी, सेक्शन 1 का सबसेक्शन 3, 4 एंड 5, ये बात करेगा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से, ठीक है। ये बात करेगा किसका? जुरिस्डिक्शन, किससे बात करेगा? टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से बात करेगा। समझ आ रही है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताइए। चलिए, देखिए क्या लिखा है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड इन नंबर 1 इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, जो कि सेक्शन 1 क्लॉज 3 में है और सब सेक्शन 3 में है, और दूसरा आपका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो कि सेक्शन नंबर 1 सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5 डील करेगा। तो दो तरह की जुरिस्डिक्शन है, एक आपकी इंट्रा और एक आपकी एक्स्ट्रा।
इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन और आपकी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। मतलब क्या हो रहा है इंट्रा टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का मतलब क्या हो रहा है? इंट्रा टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का मतलब क्या? देखिए इंट्रा का मतलब है, इंट्रा का मतलब हो रहा है क्राइम जो है कमिटेड इन इंडिया। क्राइम जो है वो कहाँ पे कमिट हो रहा है? इंडिया में कमिट हो रहा है, विद इन इंडिया हो रहा है। और अब ये जो क्राइम है भले ही सर वो इंडियन सिटीजन ने किया हो या चर्चा कोई फॉरेनर ने किया, उससे कोई मतलब नहीं है। समझ आ रहा? मतलब बस क्या है कि क्राइम जो है वो इंडिया में कमिट हुआ होना चाहिए। और अगर क्राइम कोई भी है और इंडिया में कमिट हुआ है, अब चाहे कोई भी करे, कोई भी करे, एनी पर्सन, कोई पर्सन मतलब नहीं, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो आउटसाइडर हो, ठीक है, चाहे वो भले ही फॉरनर हो, उससे मतलब नहीं है। अगर ऐसा है तो सर वो इंटर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में फॉल कर जाएगा। और उसके बाद जो भी क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उनके पास जुरिडिक्शन हो जाएगी टू डील विद दैट पर्टिकुलर मैटर्स। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए? मतलब वो बीएनएस के अंदर फॉल कर जाएंगे वो। आ रहा समझ? बोलिए भाई, समझ आता है कितना नहीं आता? बोलो। क्लियर है? आगे। और आपका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कौन सा, ये भी आपको हल्का बता देता हूँ। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का मतलब क्या हो जा रहा है? का मतलब होता है क्राइम कमिटेड आउटसाइड इंडिया। क्राइम कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय इंडियन नेशनल ले लो, इंडियन सिटीजन ले लो, इंडियन सिटीजन। ठीक है, अगर क्राइम कमिट हो रहा है कहाँ पे कमिट हो रहा है? आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, बाहर इंडिया के कमिट हो रहा है, मतलब बियॉन्ड इंडिया कमिट हो रहा है। मगर कर कौन रहा है? कर कौन रहा है? इंडियन सिटीजन कमिट कर रहे हैं। इंडियन सिटीजन अगर कमिट कर रहा है, समझ आ रहा है, तो सर, सर वहाँ पे भी जो हमारे क्रिमिनल कोर्ट्स है ना इंडिया के, उनके पास पावर है टू ट्राई विद दैट पर्टिकुलर मैटर। समझ आ रहा है? इनके पास पावर आ जाती है टू ट्राई विद दैट पर्टिकुलर मैटर, उनके पास जुरिडिक्शंस है। तो हमारे जो यहाँ पे कोर्ट्स हैं, आपके जो यहाँ पे कोर्ट है या, ठीक है, तो इनके पास इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन भी है और इनके पास एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन भी होती है। समझ आती है कि नहीं आती? पहले मुझे इतना बताओ, बताइए भाई, इतना समझ आता है कि नहीं आता है? बोलो। बताइए, 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 बताइए। आता है समझ? अब देखिए आगे लिखा हुआ है, अंडर भारतीय न्याय संहिता क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंडिया एक्सरसाइज जुरिडिक्शन नंबर वन आइदर बिकॉज। अब जो भी क्रिमिनल कोर्ट इंडिया में है वो अपनी जुरिडिक्शन क्यों एक्सरसाइज करते हैं? पहला, क्योंकि आइदर बिकॉज अ क्राइम इज कमिटेड बाय एनी पर्सन, चाहे नेशनल हो चाहे फॉरेनर हो, विद इन द इंडियन टेरिटरी। पहला, समझ आ रहा है? क्योंकि क्रिमिनल कोर्ट्स है, जो कि ये क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंडिया में है, ये अपनी जुरिडिक्शन एक्सरसाइज क्यों करते हैं? पहला, क्योंकि इसलिए एक्सरसाइज करते हैं बिकॉज द क्राइम इज कमिटेड, बिकॉज द क्राइम इज कमिटेड बाय एनी पर्सन। वो पर्सन कोई भी हो, चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो, विद इन द इंडियन टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी में अगर कर रहे हैं। और या तो बिकॉज अ क्राइम इज कमिटेड आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भाई इंडिया के तो बाहर कर रहे हैं, मगर कर कौन रहा है? बाय इंडियन नेशनल, बाय इंडियन नेशनल। तभी जो क्रिमिनल कोर्ट्स है उनके पास jurisdiction आ जाती है टू डील विद द मैटर्स। सच अ पर्सन मे बी ट्राइड एंड punished बाय द इंडियन लॉज एज द क्राइम इज कमिटेड इन इंडिया। तो मतलब ये बोल रहा है, पॉइंट नंबर बी में क्या बोल रहा है, अगर कोई भी पर्सन है और वो कौन है? इंडियन सिटीजन है, और अगर उसने क्राइम करा है कहाँ पे? आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर जाके क्राइम करा है, तो सर उसका ट्रायल, उस पर्सन का ट्रायल ऐसे ही होगा, मान लिया जाएगा जैसे कि क्राइम उसने इंडिया के बाहर नहीं बल्कि इंडिया में ही किया हुआ है। क्योंकि जो उसने ऑफेंस किया है, क्योंकि जो उसने ऑफेंस किया है, समझ आ रहा है, वो आपका बीएनएस के अंदर क्या है? बीएनएस के अंदर क्या है? वो पनिशेबल। समझ आ रही है कि नहीं आ रही समझ? बोलिए भाई, बोलिए। तो मतलब एक तरह से देखिए बीएनएस जो आपका है, भारतीय न्याय संहिता जो आपका है, इसकी अगर जुरिस्डिक्शन अगर देखी जाए, अगर इसकी जुरिस्डिक्शन अगर देखी जाए, जो जुरिस्डिक्शन वर्ड है ना बीएनएस की, बीएनएस कहाँ कहाँ अप्लाई हो जाएगा आपका एक तरह से अगर देखा जाए, और कोर्ट के पास पावर कहाँ कहाँ आ जाएगी? तो सिंपल सी बात है, अगर आप कोई भी क्राइम कर रहे हो इंडिया में, ठीक है, और वो आपका ऑफेंस है अंडर बीएनएस,
वो आपका अगर ऑफेंस है अंडर बीएनएस तो भाई बीएनएस के अंदर वो आ जाएगा। दूसरा दूसरा अगर आप कोई भी क्राइम कर रहे हो या कोई भी ऐसा एक्ट कर रहे हो, कैसा ऑफेंस कर रहे हो जो कि भाई बीएनएस के हिसाब से उसको ऑफेंस माना गया है, मगर जो प्लेस ऑफ कमीशन थी वो आउटसाइड इंडिया है। प्लेस ऑफ कमीशन क्या है? आउटसाइड इंडिया। मतलब आपने कोई ऐसा एक्ट किया, ऐसा ओमिशन किया जो कि ऑफेंस है एज पर द बीएनएस, मगर करा कहाँ पे? इंडिया में नहीं किया। करा कहाँ पे? आउटसाइड इंडिया किया है। ठीक है, उसके ऊपर भी वो भी बीएनएस के अंदर आ जाएगा और उसके अंदर भी क्रिमिनल कोर्ट के पास पावर आ जाएगी टू डील विद दैट पर्टिकुलर मैटर। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। इंट्रा वाला तो सिंपल है, इंट्रा टेरिटोरियल तो सिंपल है कि कोई भी क्राइम हो रहा है कहाँ पे हो रहा है? विद इन इंडिया हो रहा है। तो फिर जो कि इंडियन की कोर्ट्स हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, उनके पास जुरिडिक्शन है टू डील विद दैट पर्टिकुलर मैटर एंड पनिश द ऑफेंडर। ठीक है, मगर क्राइम कमिट कहाँ हो रहा है? आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, बाहर हो रहा है। मगर कर कौन रहा है? ये इंपॉर्टेंट है। कर कौन रहा है? बाय एन इंडियन सिटीजन कर रहा है, इंडियन सिटीजन कर रहा है। और वो सर जो एक्ट कर रहा है या जो कि क्राइम कर रहा है वो पनिशबल है एज पर द बीएनएस। कि अगर वो सेम चीज इंडिया में करी गई होती तो उसको हम क्राइम मानते। तो सर उसके ऊपर आपका क्रिमिनल कोर्ट क्या कर सकता है? ट्रायल उसका कर सकता है। अब जैसे कि अगर ऐसा हुआ कि कोई पर्सन है, मिस्टर ए, जो इंडियन सिटीजन है, वो बाहर जाता है यूएसए में और वहां पे कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जो कि पनिशबल है, जो कि पनिशबल है एज पर द इंडियन लॉज, जो कि पनिशबल है एज पर द इंडियन लॉज, मगर यूएसए के लॉज से वो पनिशबल नहीं है। हो सकता है, हो सकता है। तो सर क्या उसका ट्रायल होगा एज पर द इंडियन कोर्ट्स? क्या उसका इंडियन कोर्ट में ट्रायल होगा? द आंसर इज यस। द आंसर इज यस। मतलब कि अगर आप कोई भी एक्ट करते हो तो कि जिसको ऑफेंस माना गया है एज पर द इंडियन लॉज, तो भले ही वो आप सर इंडिया में करो, भले ही सर वो आप बाहर जाके करो, ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट के पास पावर है कि आपके ट्रायल करने का और आपको सजा देने का। सिंपल सी बात है ये। ठीक है, तो मतलब क्या बोल रहा है कि अगर आपने कोई भी ऑफेंस किया है, चाहे इंडिया में चाहे बाहर जाके किया है, ठीक है, और वो पर्टिकुलर एक्ट या एक्टिविटी जो की है वो पनिशेबल इन नेचर है एज पर अंडर द बीएनएस, सर क्रिमिनल कोर्ट के पास पावर आ जाएगी आपका ट्रायल करने। आता है समझ? क्लियर है? बोलिए भाई, बोलिए बोलिए बोलिए। अब इंट्रा और एक्स्ट्रा बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग, अभी आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सेक्शन नंबर 1 सबसेक्शन 3 जो कि डील करेगा इंट्रा टेरिटोरियल से, सेक्शन नंबर 4 एंड सेक्शन 5 जो डील करेगा एक्स्ट्रा से। ये हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक ही हमारा वही है पूरा। देखिए ये वाला जो लिखा है फॉर्मर, इसको बोलते हैं हम लोग इंट्रा, इसको बोलेंगे इंट्रा। ठीक है, लिखा फॉर्मर इज नोन एज इंट्रा, और ये वाला जो आपका है इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा। क्लियर है? आता है समझ कि नहीं आता समझ? ये देखिए इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, ये आगे हम लोग अभी पूरा डील करने वाले हैं। स्टार्ट करें? देखिए भाई आइए पहले आते हैं इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। इंट्रा टेरिटोरियल का मतलब क्या हो रहा है पहले तो मुझे ये बताओ, इंट्रा टेरिटोरियल का मतलब क्या हो रहा है? इंट्रा टेरिटोरियल देखो सिंपल है, इंट्रा टेरिटोरियल कोई इतना मुश्किल चीज नहीं है, इंट्रा टेरिटोरियल बहुत सिंपल चीज है। देखो क्या हो रहा है इंट्रा टेरिटोरियल में, देखो क्या हो रहा है, एवरी पर्सन विद इन इंडिया, एवरी पर्सन, पहला लिख रहा हूं मैं विद इन इंडिया, विद इन इंडिया में क्या कर रहा है? कोई एक्ट कर रहा है, क्या अक्सर कोई ओमिशन कर रहा है, कोई एक्ट कर रहा है, ओमिशन कर रहा है। और ये जो एक्ट है, तो ये जो ओमिशन है वो कैसा है सर? ये कॉन्ट्ररी है, ये कॉन्ट्ररी है किसके? कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन ऑफ बीएन। समझ आ रहा है? कोई भी पर्सन है, एवरी पर्सन लिख दिया मैंने, एवरी पर्सन, एवरी पर्सन, कोई भी पर्सन हो जो कि इंडिया में क्या कर रहा है? कोई एक्ट कर रहा है या कोई ओमिशन कर रहा है, और ऐसा एक्ट कर रहा है या ऐसा ओमिशन कर रहा है जो कि कॉन्ट्ररी है, विच इज अगेंस्ट टू द प्रोविजन ऑफ बीएनएस, बीएनएस।
तो इस केस में क्या हो जाएगा सर, इस केस में जो क्रिमिनल कोर्ट्स है उनके पास क्या हो जाती है, जुरिडिक्शन आ जाती है टू डील विद दैट पर्टिकुलर मैटर। समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं इंट्रा टेरिटोरियल। समझ आ रहा है? क्लियर है कि नहीं क्लियर? अभी एवरी पर्सन का मतलब क्या है सर? एवरी पर्सन यहाँ पे लिखा है, तो एवरी पर्सन में सर, एवरी पर्सन में दोनों आ जाएंगे सर, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेन नेशनल हो, चाहे वो फॉरेन नेशनल हो, चाहे इंडियन नेशनल का हो, चाहे इंडियन सिटीजन हो, चाहे फॉरेन नेशनल हो, दोनों आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे। अगर ये विद इन इंडिया आके क्या करते हैं, कोई एक्ट और ओमिशन करते हैं जिसको हमने, जो कि पनिशेबल इन नेचर है अंडर द बीएनएस, सर उसके ऊपर कोर्ट के पास इंटर टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस आ जाती हैं और उनका ट्रायल होगा एज पर द इंडियन कोड। आता है समझ? अब मेन क्वेश्चन यहाँ पे आता है सर, ये विद इन इंडिया, इंडिया में हम क्या क्या चीज लेंगे, इंडिया में क्या लेंगे, इंडिया का में हम क्या क्या चीज ले सकते हैं बताइए भाई, विद इन इंडिया को हम क्या मानते हैं, बताइए भाई, इंडिया में हम क्या क्या ले सकते हैं? देखिए मैं बोलता हूँ इंडिया में हम क्या क्या चीज ले सकते हैं। वैसे तो लॉ में तो लिखा है, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे उसमें तो लिखा है इंडिया का मतलब एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो इंडिया को डिफाइन करा गया आर्टिकल नंबर 1 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हम इंडिया को वो मान के चलेंगे। तो मतलब क्या, तो इंडिया में हम क्या क्या ले सकते हैं, देखिए भाई इंडिया में क्या क्या आ सकता है आपका, इंडिया में क्या क्या आ सकता है देखो। क्या सर, जितनी भी हमारी लैंड टेरिटरी हैं सब आ जाएंगी, जितनी भी जमीनें हैं हमारे भारत के अंदर, भारत की बाउंड्री के अंदर, क्या वो सब आ जाएंगी लैंड टेरिटरी? बताइए भाई, जितनी भी लैंड है क्या आएंगी कि नहीं आएंगी? यस सर। क्या सर, जितने भी इनलैंड वाटर्स हैं सब आएंगे, नदी, तालाब, झरने, ये सब आएंगे कि नहीं आएंगे? जितने भी नदियां हैं, तालाब है, नाले हैं, तो भी ले लो आप, सर क्या ये सब आएंगे, इनलैंड वाटर्स आएंगे कि नहीं आएंगे? यस सर, आएगा सर। टेरिटोरियल वाटर्स, टेरिटोरियल वाटर्स आएंगे कि नहीं आएंगे बताइए भाई? टेरिटोरियल वाटर्स अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन, ठीक है, पढ़ा होगा आपने टेरिटोरियल वाटर्स। ये भी करके आएगा इंडिया में, यस सर, इसको भी इंडिया माना गया है। एयर स्पेस, एयर स्पेस भाई, आपकी जमीन के ऊपर, आपके पानी के ऊपर जितना भी एयर स्पेस है, क्या वो सब इंडिया है? बताइए भाई, सब इंडिया है? यस सर, सब कुछ इंडिया है। अच्छा सर, जमीन के अंदर, लैंड अंडरनीथ, लैंड अंडरनीथ, क्या ये भी इंडिया है? द आंसर इज यस सर, इसको भी इंडिया माना गया है। समझ आ रहे हैं? इसको भी इंडिया माना गया है। अच्छा एक और चीज आपको बताऊं, एम्बेसीज इन फॉरेन कंट्रीज, बेटा जो फॉरेन कंट्रीज में आपकी एम्बेसीज होती है ना, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज में आपकी इंडियन एम्बेसीज होती हैं, तो जितनी भी इंडियन एम्बेसीज हैं फॉरेन कंट्री में, अब कंट्री तो बाहर की है, कंट्री तो कनाडा है, कंट्री तो सिंगापुर है, कंट्री तो मलेशिया है, मगर वहां पे इंडियन एम्बेसीज हैं, तो बेटा जो वो इंडियन एम्बेसीज है उसके ऊपर इंडियन लॉज अप्लाई होते हैं। समझ आ रहा है? उसके ऊपर इंडियन लॉज अप्लाई होते हैं कि अगर वो पर्टिकुलर एम्बेसी में कोई भी ऑफेंस हुआ, कोई भी ऑफेंस हुआ तो सीधे सीधा उसके ऊपर बीएनएस अप्लाई हो जाएगा। समझ आ रहा है? और उनका ट्रायल एज पर द इंडियन कोर्ट्स के हिसाब से होगा। समझ आ रहा है? भले ही वो एम्बेसी कनाडा में हो और उस एम्बेसी के अंदर अगर कोई भी क्राइम हुआ, मर्डर हो गया, डकैती हो गई, रॉबरी हो गई, कुछ भी हो रहा है उसके अंदर, उस एम्बेसी के अंदर, तो उस एम्बेसी के उसको इंडिया माना गया है। समझ आ रहा है? उसके ऊपर इंडियन लॉज अप्लाई होंगे, उनका जो भी ट्रायल एंड ऑल होगा एज पर द इंडियन लॉज होता है, उसके ऊपर इंडियन आपकी इंटर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन अप्लाई होती है। समझ आती है? उसको इंडिया माना गया है। क्लियर है? बताइए भाई। अब जैसे ये इंडिया है, इंडिया का मैप है, इंडिया के मैप से नीचे सटा हुआ श्रीलंका, अब श्रीलंका अगर देखो जाओगे देखोगे तो भाई वो आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ इंडिया है और टेरिटोरियल वाटर्स के बाहर है। समझ आ रहा है? फिर वो तो सर बियॉन्ड इंडिया हो गया। अब उस पर अगर जुरिडिक्शन हम देखेंगे वो तो सर हमारी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन अप्लाई होगी, अगर देखा जाए तो वो बात की बात है। उसके ऊपर क्या इंट्रा अप्लाई होगा श्रीलंका के ऊपर? क्या श्रीलंका विद इन इंडिया में आ रहा है? ये देखिए इसके अंदर फॉल कर रहा है। इंटर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन तो कोर्ट की तब होगी ना जब वो विद इन इंडिया हो। अब श्रीलंका में हो रहा है कुछ, कोलंबो में कहीं भी, बताइए भाई, क्या वो उसके ऊपर कोर्ट के पास क्या इंटर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है? बताइए, बताइए, इंट्रा तो नहीं है सर, बताओ। इंट्रा है? नहीं सर, इंट्रा नहीं है। मगर सर श्रीलंका में जहां हमारी एम्बेसी है, जो इंडियन एम्बेसी है,
अगर वहां पे कोई गड़बड़ होती है तो सर सीधा सीधा बीएनएस अप्लाई हो जाएगा और ये आपके जो क्रिमिनल कोर्ट्स इंडिया के हैं वो ट्रायल करेंगे एज पर आवर इंडियन लॉ। समझ आ रहा है? क्लियर है? बताओ भाई। तो भाई इंट्रा टेरिटोरियल में इंडिया तो है ही पूरा पूरा। इंडिया का मतलब सर चाहे लैंड टेरिटरी हो, चाहे इनलैंड वाटर्स हो, चाहे टेरिटोरियल वाटर्स हो, चाहे एयर स्पेस हो, चाहे लैंड अंडरनीथ हो, साथ साथ सर जो एम्बेसीज हैं इंडिया के बाहर वो भी सर इंडिया के डेफिनेशन में आ रहा है, उसको भी हम विद इन इंडिया मान के चलते हैं। तो अगर यहाँ यहाँ पे अगर कोर्ट की जुडिक्शन कोई अप्लाई हो रही है, अगर यहाँ यहाँ पे इन जगहों पे, इन सभी जगहों पे, चाहे ये हो, 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 ये हो, अगर इन जगहों पे, अगर इन जगहों पे कोई भी एक्ट या ओमिशन होता है जो कि कॉन्ट्ररी है टू द प्रोविजन ऑफ पीएनएस, तो यहाँ पे सर सीधा सीधा क्योंकि हमारे इंडियन कोर्ट्स है उनका इंटर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन होता है, मतलब विद इन इंडिया वाला। आता है समझ? क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये बताइए बस पहले बताइए। और सबसे बड़ी बात एवरी पर्सन है। एवरी पर्सन का मतलब सर इंडियन हो चाहे फॉरेन नेशनल, भाई साहब मिस्टर ए रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडियन सिटीजन, उसने क्राइम यहाँ पे कमिट किया, सिटीजन ऑफ इंडिया है, क्राइम यहाँ पे कमिट किया विद इन इंडिया, तो भाई उसका ट्रायल कहाँ होगा सर? हमारा जो क्रिमिनल कोर्ट है वहाँ ट्रायल होगा, तो कोर्ट के पास इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है। दूसरी बात, बाहर से कोई मिस्टर जैक आए हैं, ठीक है, बाहर से आए कौन? मिस्टर जैक आए हैं बाहर से, यूएसए से, और यहाँ पे आए और यहाँ पे उन्होंने कोई क्राइम कमिट किया इंडिया में। इंडिया में कोई क्राइम कमिट करा है भाई साहब, इंडिया में कोई क्या करा है? क्राइम कमिट करा है। तो क्या सर मिस्टर जो जैक है क्या उनको सजा इंडियन कोर्ट्स के हिसाब से होगी या बाहर के कोर्ट्स के हिसाब होगी? सर यही इंडियन के कोर्ट के हिसाब से उनका ट्रायल होगा, यहीं पे उनका ट्रायल होगा सर। समझ आ रहा है? समझ आ रही? तो कोर्ट के पास पावर है कि अगर कोई भी पर्सन, तभी लिखा है एवरी पर्सन लिखा है, खाली इंडियन सिटीजन ने लिखा, एवरी पर्सन लिखा है विद इन इंडिया, अगर वो क्या करते हैं एक्ट और ओमिशन करते हैं कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन ऑफ बीएनएस, सर उनका ट्रायल होगा एज पर द इंडियन कोर्ट्स, यहीं का यहीं ट्रायल होगा। समझ आ रहा है? उनके ऊपर बीएनएस अप्लाई राइट। आता है समझ? बोलिए भाई, बोलो, बोलिए। क्लियर है? आता है समझ कि नहीं आता समझ? ठीक है, ये भी विद इन इंडिया वाली बातें हम लोग कर रहे थे सब कुछ, ठीक है। अब आगे चलते हैं, या पहले इंट्रा वाला पढ़ा दूं पहले हल्का सा आपको? इंट्रा वाला पढ़ा दे, पहले इंट्रा पढ़ा देते फिर एक्स्ट्रा में आते हैं। आइए इधर आइए, देखिए क्या लिखा हुआ है। बहुत सिंपल है, इंट्रा टेरिटोरियल मतलब क्या? डील्स विद द पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। देखो भाई, किससे डील करता है? पनिशमेंट के लिए से डील करता है कि पनिशमेंट कर देना है किसको? ऑफ ऑफेंसेस। कैसे ऑफेंसेस? जो कि कमिट हुए हैं कहाँ पे? सर विद इन इंडिया हुए हैं। समझ आ रहा है? डील्स विद द पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस, ऐसे ऑफेंसेस जो कि हुए कहाँ हैं? विद इन इंडिया हुए हैं। और विद इन इंडिया मतलब इंडिया का मतलब आपको पता है इंडिया में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है देखो, एवरी पर्सन, देखिए स्टार्टिंग क्या हो रही है, ये जो मैंने इटैलिक्स में लिखा है ना, ये पूरा ये पैराग्राफ इटैलिक्स में, ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, सेक्शन नंबर 1 सबसेक्शन 3, बेयर एक्ट की लैंग्वेज है ये पूरी, ठीक है। बाकी जो नीचे लैंग्वेज है वो सिंपल वर्ड्स में होगी, ठीक है, मगर ऊपर जो ये बेयर एक्ट का सेक्शन में जो लिखा है वो लिखा है। क्या लिखा हुआ है? एवरी पर्सन, हर एक इंसान, चाहे सर इंडियन सिटीजन हो चाहे वो फॉरेन नेशनल हो, shall be liable, shall be कंपल्शन है, liable to punishment अंडर दिस संहिता, अंडर दिस संहिता मतलब अंडर बीएनएस, इस संहिता के हिसाब से उसको सजा होगी अंडर दिस संहिता, एंड नॉट अदरवाइज, और किसी के हिसाब से नहीं, एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन, हर एक आपके एक्ट और ओमिशन के लिए जो कि कॉन्ट्ररी अगर है, जो कि कॉन्ट्ररी है टू द प्रोविजन देयर ऑफ, जो कि बीएनएस के प्रोविजंस के अगर अगेंस्ट है, आपने कोई ऐसा एक्ट किया, आपने कोई ऐसा ओमिशन किया जो कि बीएनएस के प्रोविजंस के क्या है? अगेंस्ट अगर है, तो उसके लिए आपको क्या होगी? सजा होगी, ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया, ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। आता है समझ? बोलिए भाई, बोलिए भाई। शैल बी लायबल टू द पनिशमेंट अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन contrary to the provision of BNS of which he shall be guilty within India। बताइए समझ आ रहा है? बताइए भाई, समझ आ रहा है कि अगर आपने कोई भी एक्ट करा, कोई भी ओमिशन करा, और वो एक्ट और ओमिशन बीएनएस के हिसाब से ऑफेंस माना गया है, तो सर आपको पनिशमेंट होगी कहाँ पे? कहाँ पे होगी? एज पर द इंडियन लॉज, मतलब एज पर द बीएनएस, ठीक है। और क्रिमिनल कोर्ट जो है उनके पास ट्रायल करने की पावर आ जाएगी।
बताइए भाई, आता है समझ? आ गया ये देखिए, अब सिंपल वर्ड्स में देखिए लिखा है, पढ़िए, रीड करिए, आप लोग पढ़िए, रीड करो, मैं तो बता दिया मतलब क्या होता है, रीड करे, जल्दी से रीड करो क्या लिखा है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इन सिंपल वर्ड्स क्या लिखा है, सिंपल वर्ड्स में क्या लिख दिया, क्या लिखा है? In simple words, where there is a crime under any provision of BNS is committed within the territory of India, the BNS applies. देखिए भाई, BNS अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी क्राइम आप कर रहे हो एज पर द प्रोविजन ऑफ BNS, और कहाँ कर रहे हो, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया कर रहे हो, तो BNS अप्लाइज एंड द कोर्ट कैन ट्राई, और कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट के पास जुरिडिक्शन आ जाती है, कोर्ट कैन ट्राई and punish irrespective of the fact that the person who had committed the crime is Indian national or foreign court trial कर सकता है irrespective, इससे कोई मतलब नहीं कि जिसने क्राइम कमिट किया है सर वो इंडियन है या वो फॉरेन नेशनल है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही भाई, आ रहा है समझ? चलिए, द पर्सन विल बी लाइबल ओनली अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज। लो भाई, और जो पनिशमेंट होगी कहाँ पे होगी, इसी लॉ के अंदर होगी, इसी कानून के अंदर उसकी पनिशमेंट एंड ऑल होनी है, और कहीं नहीं। तब पर्सन विल बी लाइबल ओनली अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदर वाइज, जो भी लाइबिलिटी उसकी अराइज होगी इसी संहिता BNS के अंदर ही वो लाइबल होगा, और कहीं से उसका मतलब नहीं है। दिस मीन्स दैट इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन अंडर दिस संहिता ओनली अप्लाइज टू ऑफेंसेस। अब देखिए भाई, इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन किसके ऊपर अप्लाई होती है, उन ऑफेंसेस के ऊपर जो कि कमिटेड हुए हैं अंडर दिस संहिता, इस BNS के अंदर होते हैं, एंड डज नॉट होल्ड पर्सन लाइबल फॉर द ऑफेंसेस कमिटेड अंडर अदर इंडियन लॉज। लो भाई, अब क्या बोल रहा है, बताइए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? दिस मीन्स दैट इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन अंडर दिस Samhita only applies to the offences committed under the Samhita and not hold person liable for the offences committed under the other Indian laws। अब किसी और दूसरे कानून के अंदर आपने कुछ गड़बड़ किया है, ठीक है, कोई मोटर व्हीकल एक्ट है, आपके नारकोटिक्स के बहुत से एक्ट बने हैं, कोई और लॉ बने हैं, उसके अंदर ऑफेंस किया, उससे हमसे कोई मतलब नहीं, उसके ऊपर BNS से कोई थोड़ी मतलब है, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, बोलिए भाई। तो इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन जो की है वो सिर्फ और सिर्फ उन ऑफेंसेस के ऊपर अप्लाई होती है जो ऑफेंसेस BNS के अंदर ऑफेंस माने गए हैं। समझ आ रहा है, BNS के अंदर, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो जो एक्ट, जो जो अमिशन को हमने ऑफेंस माना गया है उसी के ऊपर इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन अप्लाई होगी, और इंडियन कोर्ट जो आपके इंडियन क्रिमिनल कोर्ट्स है वो उनका ट्रायल करेंगे एज पर द इंडियन लॉ। समझ आ रहा है? अगर किसी दूसरे कानून के अंदर आपने कोई ऑफेंस करा है, भले ही कोई दूसरे इंडियन कानून है, इंडियन लॉ है, आपने उसके अंदर कोई एक्ट किया है, ऑफेंस किया है, उससे हमसे मतलब नहीं है। समझ आ रही है? बोलिए भाई। अब कोई पर्सन है, उसने कोई एक्ट करा जो कि जो कि ऑफेंस नहीं है एज पर BNS, या तो ऑफेंस है एनी अदर लॉ से, अंडर एनी अदर लॉ। कोई पर्सन ने कोई एक्ट किया जो कि ऑफेंस BNS के हिसाब से तो नहीं है, मगर किसी दूसरे लॉ के हिसाब से भले ही ऑफेंस है, तो क्या सर यहाँ पे ये इंटर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन अप्लाई होगी? द आंसर इज, समझ आ रहा है? तो नो, वही लिखा है, द पर्सन विल बी लाइबल ओनली अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज। दिस मीन्स दैट इंटर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन अंडर दिस संहिता only applies to the offences committed under the Sanhita and does not hold person liable for the offences committed under any other Indian laws। तो वहां पे ये इंटर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन अप्लाई नहीं होती है, सिर्फ वहीं पे अप्लाई होगी जिसको हमने ऑफेंस माना गया है BNS के अंदर, उन्हीं के ऊपर ये अप्लाई होती है। आता है समझ? बोलिए भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नेक्स्ट, द सेक्शन 1 सबसेक्शन 3 यूजेस द फ्रेज एनी पर्सन। अब भाई एनी पर्सन फ्रेज हुआ है, ऊपर ये देखिए लिखा है एनी पर्सन, ये देखिए लिखा एवरी पर्सन यूज हुआ है, एवरी पर्सन विच मीन्स इट इज एवरी पर्सन। पहले तो आ जाएगा क्या, एवरी पर्सन मतलब कोई भी हो, चाहे इंडियन हो चाहे फॉरनर हो, उससे मतलब नहीं, वो भी आएगा। दूसरा, एनी पर्सन विच मीन्स इज एप्लीकेबल इररिस्पेक्टिव बट इज ऑफ हिज नेशनैलिटी, रैंक, स्टेटस,
कास्ट, रेस और क्रीड। लो भाई, सिंपल सा क्लियर कर दिया। पर्सन का मतलब चाहे वो किसी भी नेशनैलिटी का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, कोई भी उसका स्टेटस हो, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई हमको मतलब नहीं है। सब के सब लाइबल हो जाएंगे इसके अंदर, सब के सब यहाँ फॉल करेंगे। देखिए, द टर्म पर्सन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 2 क्लॉज 26 के अंदर डिफाइंड भी है द टर्म पर्सन। द वर्ड पर्सन इज एन इंडिविजुअल, अब चाहे वो इंडिविजुअल हो, ठीक है, एंड इंक्लूड्स एनी कंपनी, चाहे वो कॉर्पोरेट हो कोई, और एसोसिएशन हो, चाहे बॉडी ऑफ, चाहे एओआई हो, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स हो, चाहे बॉडी ऑफ पर्संस हो, वेदर इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो, सब आ जाएंगे। लो भाई, पहली बात तो सोचो, पर्सन में कौन कौन आ गया? चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो एओपी या बीओआई हो, सब क्या सब आ जाएंगे। इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं है, पहली बात तो पर्सन में आ गए। दूसरा, सर ये जो इंडिविजुअल्स हैं, ये सब लोग जो हैं, सर ये चाहे आपके सर इंडियन है, चाहे आपके बाहर वाले हैं, उससे भी कोई मतलब नहीं, तब भी आप इसके अंदर आ जाओगे। आपका सर कास्ट, आपका रिलीजन, आपकी क्रीड, आपका स्टेटस कैसा भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, सब के सब इसके अंदर आप आ जाओगे। समझ आ रही है कि नहीं आ रही समझ? बोलिए भाई, बोलिए, आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? द आंसर इज यस, द आंसर इज, आता है समझ? क्लियर है? बताओ भाई, समझ आ रही है? मगर आपको एक चीज बता दूं, ये सब के सब तो आ जाएंगे, एवरी पर्सन तो आ जाएगा, ठीक है, एवरी पर्सन आ जाएगा, बट सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस। कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं, सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन। कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है, जिनको एग्जेम्प्ट करा गया है, ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन से क्या करा गया है? एग्जेम्प्ट किया। जैसे कि आपके फॉरेन सॉवरेंस होते हैं, ठीक है, फॉरेन सॉवरेंस, ठीक है, बाहर के जो प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ द स्टेट है, जो आ रहे हैं, उनको थोड़ा इनसे एग्जम्पशन मिली गई है, ठीक है। डिप्लोमेट्स हो जाते हैं आपके, अलग अलग आपके वॉरशिप्स है, आपके एलियन एनिमीज हैं, ठीक है, तो इनको क्या करा गया है? इनको एग्जेम्प्ट करा गया है। समझ आ रहा है? इनको एग्जेम्प्ट किया गया है, इनको स्पेशल कैटेगरी में डाला गया है, ठीक है। एवरी पर्सन का मतलब ये सब कोई है, मगर सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस, ठीक है। ये एग्जाम्पशन देखो लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लो, ये लिखा हुआ है, देखो, ये सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस मैंने बताया ना, ये लिखा है, दो एग्जाम्पशंस फ्रॉम इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, देखिए लिखा हुआ। क्लियर है? एक और पॉइंट लिखा है, इट शुड बी नोटेड दैट इट इज नॉट अ डिफेंस दैट अ फॉरेन और नॉन इंडियन सिटीजन डिड नॉट नो that he was committing a wrong, the act itself not being an offense in his own country। अच्छा भाई, ये बोल रहा है कि अगर कोई फॉरेन नेशनल है और वो इंडिया में आता है, कोई उसने एक्ट करा, अब कोई जो भी एक्ट करा है वो भाई हमारे बीएनएस के हिसाब से तो क्या है? ऑफेंस है। फॉरेन नेशनल इंडिया में आया, ठीक है, कोई उसने एक्टिविटी कर दी, ठीक है, या कोई उसने मिशन कर दिया, जो भी करा उसने, वो भाई हमारे लॉ के हिसाब से, हमारे बीएनएस के हिसाब से तो ऑफेंस है, हम तो भाई उसको सजा देंगे। मगर जब उसका ट्रायल होता है कोर्ट में, तो वो एक डिफेंस में क्या बोलता है, अपने बचाव में बोलता है कि भाई ये जो एक्टिविटी हमने करी, सर मुझे नहीं पता था कि ये, सर यहाँ पे ये मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे ये अपराध होता है, क्योंकि सर ये हमारी कंट्री में तो सर ऑफेंस नहीं है, ये काम हम लोग तो अपनी कंट्री में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो पता ही नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? बोलिए। तो ये कोई डिफेंस नहीं है, भले ही आपकी कंट्री में हो ऑफेंस ना हो, सर हमारी जमीन पे, हमारे भारत में इस एक्ट को ऑफेंस माना गया है अंडर बीएनएस, तो भाई साहब आपको सजा तो एज पर आवर इंडियन। समझ आ रहा है? क्लियर है? ये बोल रहा है ये। अब आगे आते हैं एग्जाम्पशंस, देख लीजिए, मैंने अभी आपको बोला ना, कहीं कहीं एग्जाम्पशंस इंटर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में कोई कोई लोग हैं जो फॉल नहीं करते हैं, जिनको एग्जाम्प्ट किया गया है, जैसे कि आर्टिकल 361 सबसेक्शन 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। भाई किसको प्रोटेक्ट करता है कि इनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी? कौन कौन? अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग द टाइम दे होल्ड ऑफिस। लो भाई, कौन कौन है भाई? प्रेसिडेंट और गवर्नर, क्योंकि प्रेसिडेंट्स आपके हैं, ठीक है, और आपका गवर्नर है ऑफ अ स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग द टाइम दे होल्ड ऑफिस। भाई करंट टाइम में कोई आपका प्रेसिडेंट है या गवर्नर है, प्रेजेंटली आज की डेट में अगर कोई है, तो सर जब तक वो अपने ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, देखिए ड्यूरिंग का वर्ड इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग द टाइम दे होल्ड ऑफिस, करंट डेट में जो आज की डेट में प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जो कि इसके अंदर फॉल करती है इंटर टेरिटोरियल के अंदर, तो वो उनको एग्जेम्प्ट किया जाएगा।
In accordance with the well-recognized principle of international law, foreign sovereigns are exempt from the criminal proceedings in India. ठीक है, जो foreign sovereigns होते हैं ये भी exempt होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर इनके अगेंस्ट जो भी प्रोसीडिंग्स होती है ना वो इंटरनेशनल कोर्ट्स के हिसाब से होती है, ठीक है, समझ आ रही है, इंटरनेशनल लॉ से इनको रेगुलेट किया जाता है, डील किया जाता है, तो इनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। दिस इम्यूनिटी इज ऑल्सो एंजॉयड बाय द एम्बेसडर जो हो गए एंड डिप्लोमेट्स हो गए ऑफ द फॉरेन कंट्रीज हु हैव द ऑफिशियल स्टेटस इन इंडिया, इनको भी एग्जेम्प्ट करा गया है। तो ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनको क्या करा गया है, एग्जेम्प्ट करा गया है। समझ आ रहा है, समझ आ रही है कि नहीं आ रही, बताइए भाई, क्लियर है, बोलो। नहीं, इनको इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन से एग्जेम्प्ट करा गया है, ठीक है, इनको इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो अगर कोई भी आपका ऑफेंस एंड ऑल इनका करते हैं तो इनकी प्रोसीडिंग्स जो है वो आपका एज पर द इंडियन लॉज नहीं होगी, ठीक है, क्लियर है, आता है समझ। चलिए भाई, अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन क्या होती है? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का मतलब क्या होगा, इतना आपको समझ आ ही गया होगा। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का मतलब क्या हो रहा है सर? सिंपल सी बात बताए कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल में क्या हो रहा है कि कोई भी इंडियन सिटीजन है वो बियॉन्ड इंडिया जाके, इंडिया के बाहर जाके क्या कर रहा है, इंडिया के बाहर जाके कोई ऐसा एक्ट या कोई ऐसा ओमिशन कर रहा है जो कि अगर वो इंडिया में उसने किया होता तो उसको हम ऑफेंस मारते हैं एज पर द इंडियन लॉ। समझ आ रहा है? कोई भी इंडियन नेशनल है, इंडियन सिटीजन है, इंडिया के बाहर जाके, आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया जाके, जिसको इंडिया हम लोग नहीं माना है, जिसको हमने इंडिया नहीं माना है, इंडिया कौन कौन है मैंने बता दिया आपको, इंडिया में क्या क्या आता है। तो आउटसाइड इंडिया, ठीक है, बियॉन्ड इंडिया जाके कोई ऐसा एक्ट करता है या ऐसा ओमिशन करता है जो कि इंडियन लॉ के हिसाब से उसको ऑफेंस माना गया है, तो सर भाई साहब आपका ट्रायल भी इंडिया में होगा। समझ आ रही है? तो इसका मतलब हमारे पास बीएनएस का एक तरह से उसके पास एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है। बीएनएस की क्या है? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है। तो मतलब ये बोल रहा है, बीएनएस का जुरिडिक्शन का मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये बोलता है कि बीएनएस कहाँ कहाँ अप्लाई होगा। दो तरीके से बोलता है बीएनएस कहाँ कहाँ अप्लाई होगा। सर बीएनएस की दो जुरिडिक्शन, एक इंट्रा, सर बीएनएस वहां वहां अप्लाई होता है जो कि ऑफेंस इंडिया में हो रहे हैं और बीएनएस के हिसाब से वो ऑफेंस है, तो वहां पे बीएनएस अप्लाई होगा। समझ आ रहा है? अब एक्स्ट्रा का मतलब कि सर कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसके ऊपर बीएनएस अप्लाई होगा जो कि बाहर हो रहा है, आउटसाइड इंडिया हो रहा है। समझ आ रहा है? तो उसका मतलब, तो ऐसे कोई ऑफेंसेस जो कि बीएनएस के हिसाब से, ऐसे कोई ऑफेंसेस, या ऐसे बोल सकता हूं ऐसे कोई एक्ट या ओमिशंस जो कि बीएनएस के हिसाब से क्या है, ऑफेंस माने गए हैं, ठीक है, और उन ऑफेंसेस को करने वाला जो प्राणी है वो एक इंडियन सिटीजन है और करने वाली जो स्थान है, करने वाला जो जगह है वो आउटसाइड इंडिया है, तो सर उस प्राणी के ऊपर जो भी ये जुरिडिक्शन बीएनएस की है वो कैसी है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, मतलब वहां पे उस केस में बीएनएस अप्लाई हो जाएगा, ये बोल रहा, मतलब टू दैट पर्टिकुलर केस, केस हुआ ना, ऑफेंस जो किया है वो केस हो गया, ठीक है, तो उसके ऊपर बीएनएस अप्लाई हो जाएगा और जो आपकी क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उनके पास पावर आ जाएगी डील विद दैट पर्टिकुलर मैटर। आता है समझ? बोलिए भाई, आता है कि नहीं समझ आता है, बताइए। तो किसके ऊपर अप्लाई होगा? इंडियन सिटीजन बाहर जाके काम कर रहे हैं भाई साहब गड़बड़, इंडियन सिटीजन है जो बाहर जाके गड़बड़ काम कर रहा है, फॉरेन नेशनल है अपने देश में कुछ कर रहा है, उसके ऊपर बीएनएस अप्लाई नहीं हो रहा है। समझ आ रहा है? फॉरेन नेशनल इंडिया में आके करता है तो अप्लाई होता है बीएनएस। समझ आ रहा है कि नहीं भाई, बताइए, क्लियर है? देखो पढ़ो क्या लिखा है, सेक्शन नंबर 1 सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन और आपका 5 डील विद द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। देखो सेक्शन नंबर 4 है, ये आपका सेक्शन नंबर 1 सबसेक्शन 4 जो दिया है ये वाला, ये बेसिक प्रोविजन बताएगा, और सेक्शन नंबर 1 सबसेक्शन 5 है ना, ये थोड़ा एक्सटेंशन है किसका, ऑफ सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 की, ठीक है, तभी बोल रहा है कि दोनों सेक्शन डील करते हैं। सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 जो ये वाला है ये बेसिक प्रोविजन बता देगा अभी, और सेक्शन 1 सबसेक्शन 5 ये किसी और एक्सटेंशन है कि कहाँ कहाँ और भी जुरिडिक्शन होती है इसकी, बीएनएस की, आउटसाइड द इंडिया, वो और थोड़ा बता देगा आपको, एक्सटेंड करेगा थोड़ा। देखिए क्या लिखा, सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 बोलता है एनी पर्सन लाइबल बाय एनी इंडियन लॉ। देखिए भाई, कोई भी पर्सन है जो कि लाइबल होगा बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एनी ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया। लो भाई, जो भी पर्सन लाइबल है बाय इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस
committed beyond India shall be dealt with according to the provision of this संहिता. लो भाई, दिस संहिता मतलब BNS. उनका ट्रायल या प्रोसीडिंग कैसे होगी? एज पर दिस संहिता फॉर एन एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर एज इफ. और किस तरीके से उनका किस तरीके से प्रोविजन अप्लाई होंगे BNS के? इन द सेम मैनर एज इफ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया. कि भाई ऐसा मान लिया जाएगा कि वो एक्ट इंडिया में ही हुआ है. तो बोल रहा है एनी पर्सन लाइबल by any Indian law to be tried for any offense committed beyond India. Any person liable by any Indian law to be tried for any offense committed कहाँ पे? Beyond India shall be dealt. उनकी डीलिंग कैसे करोगे? कैसे डील करोगे उस पर्सन को? Shall be dealt with according to the provision of this संहिता. this संहिता मतलब भारतीय न्याय संहिता. For any act committed beyond India in the same manner if such act had been committed within India. It implies that if an Indian citizen, ये simple words में लिखा है, इसका मतलब क्या है? If an Indian citizen does an act, कहाँ पे? Outside India. तो पहला क्या हो रहा है? Indian citizen है. दूसरा एक्टिविटी हो रही है, कहाँ हो रहा है? Outside India हो रहा है. Which is not an offense in that country. भले ही उस कंट्री में ऑफेंस हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको. समझ आ रहा है? यूएसए में करा, सिंगापुर में करा, मलेशिया में करा, अब भले ही वहां पे वो एक्ट ऑफेंस हो या ना हो. मैं बोलता हूं कि कोई ऐसी कंट्री है जहां पे भाई गैम्बलिंग अलाउड है, जहां पे गैम्बलिंग एंड ऑल सब कुछ अलाउड है, या बहुत सी और भी चीजें एक्टिविटीज हैं जो कि वहां पे ऑफेंस नहीं है. अगर कोई इंडियन सिटीजन है वहां जाता है और वो गलत काम करता है, भले ही उस देश में वो ऑफेंस ना हो, मगर इंडियन लॉ के हिसाब से वो ऑफेंस है और वो पकड़ा गया, तो भाई साहब उसका ट्रायल होगा इन द इंडियन कोर्ट्स एज पर द इंडियन लॉज. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ क्लियर है? बोलिए. क्या लिखा है? इट implies that if an Indian citizen does an act outside of India which is not an offense in that country, भले वहां पे ऑफेंस ना हो, but it is in India, मगर इंडिया में वो ऑफेंस है, वो एक्टिविटी जो आपने बाहर करी है वो इंडिया में ऑफेंस है, भले ही बाहर नहीं है, तो क्या होगा? ही विल बी लाइबल टू बी ट्राइड इन इंडिया अंडर BN. आ रहा है समझ? बोलिए भाई, आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है समझ? अब कोई भी है, मिस्टर ए हैं, बाहर जाते हैं, कोई गलत काम करते हैं, और अगर वो ऑफेंस, अब मैं बोलता हूँ ऑफेंस वहाँ की कंट्री के हिसाब भी है, यहाँ की कंट्री के हिसाब से भी है. समझ आ रहा है? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर. तो आपका ट्रायल होगा. अगर आपको वहाँ सजा नहीं मिली, अब वहाँ से भाग के यहाँ पे आ गए, तो भाई साहब सजा आपको यहाँ पे होगी. समझ आ रही है? क्लियर है? और देखिए अब आगे देखिए, सेक्शन नंबर 1 सब सेक्शन 5 एक्सटेंशन कर रहा है. देखिए अब और कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, कहाँ कहाँ जुडिक्शन और है. The provision of this संहिता shall also apply to any offense committed, shall also apply, shall also, और कहाँ कहाँ अप्लाई होगा? नंबर 1, any citizen of India in any place without and beyond India. लो भाई, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया. विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया का मतलब समझ क्या मतलब आ रहा है? देखो विद बियॉन्ड इंडिया तो समझ आता है. बियॉन्ड इंडिया मतलब आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया. ठीक है? जो जितना इंडिया माना गया इंडिया के बाहर, अगर आप वहां पे कुछ काम कर रहे हो. और विदाउट मतलब क्या बोल रहा है? विदाउट एंड बियॉन्ड. विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया मतलब समझ आ रहा है? विदाउट वर्ड क्यों यूज हो रहा है? देखो ध्यान से सुनो, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, जैसे ये श्रीलंका है, ये पूरा एरिया क्या श्रीलंका है. श्रीलंका में ये हमारी एम्बेसी है, ये इंडियन एम्बेसी है. तो बेटा ये जो इंडियन एम्बेसी है ये तो इंडिया माना गया ना इसको, तो ये तो इंडिया है, एम्बेसी को तो इंडिया, इसके तो इंडियन लॉज ऑलरेडी अप्लाई होते हैं. ये तो इंट्रा टेरिटोरियल में आ जाता है, ये तो इंट्रा टेरिटोरियल में आ जाता है. मगर सर ये जो एरिया बचा, ये वाला एरिया जो बचा, ये वाला एरिया, ये तो सर पूरा श्रीलंका है ना, ये तो पूरा श्रीलंका है. समझ आ रहा है? तो ये पूरा क्या है? श्रीलंका. तो इन एरिया के ऊपर जो जुडिक्शन होगी उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन. अगर इन एरिया में पूरा ये जो ब्लू वाला है मैंने मार्किंग करी है, ये वाला, इन एरिया में अगर कोई भी ऑफेंस होता है तो इसके ऊपर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन अप्लाई हो जाएगी. मगर इंडिया जो जो ये एम्बेसी है, ये एम्बेसी, ये ग्रीन वाली जो है ये एम्बेसी है, अगर इस एम्बेसी में कोई अगर ऑफेंस हुआ, एम्बेसी के अंदर कोई ऑफेंस होता है, तो सर उसके ऊपर इंट्रा टेरिटोरियल अप्लाई होती है. समझ आ रहा है? तो यहाँ पे जो लाइन लिखी है, द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता शेल आल्सो अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया. इंडियन सिटीजन कर रहा है, मगर कहाँ कर रहा है? एनी प्लेस
विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया का मतलब ही बेटा यही हो रहा है। विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया मतलब, पहले बियॉन्ड तो समझ आ गया, इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर तो चलो श्रीलंका में आ गए, और विदाउट इंडिया का मतलब सर ये इंडिया नहीं, इसमें नहीं हो रहा, ये गोले में नहीं, ये एम्बेसी में नहीं हो रहा, इसके बाहर हो रहा। समझ आ रहा? तो विदाउट एंड बियॉन्ड, बियॉन्ड तो हो गया इंडिया के बाहर, बाउंड्री के बाहर, ठीक है। अब आ गए श्रीलंका में, ठीक है, अब श्रीलंका में कहीं भी हो रहा है, मगर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एम्बेसी, तो हो गया विदाउट इंडिया, ठीक है। विदाउट इंडिया इसको बोलते हैं, ये विदाउट के लिए बनाया गया, विदाउट, समझ आ रहा है? विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, बियॉन्ड इंडिया मतलब इंडिया के बाहर श्रीलंका, अगर विदाउट का मतलब तो श्रीलंका में भी जिसको इंडिया माना गया है, इंडिया किसको माना गया, एम्बेसी, वहां पे नहीं, वहां अगर होगा सब तो वो सर इंटर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन हो जाएगी। समझ आ रहा है? वहां पे अगर इंडिया में कुछ, अगर आप एम्बेसी में कुछ करते हो, तो मैंने आपको बता दिया, एम्बेसी में कुछ भी होता है तो वहां पे तो ऑलरेडी इंडियन लॉज ही अप्लाई होते हैं, वहां तो दिक्कत की बात है ही नहीं। वहां तो भाई जो भी आपका बीएनएस है या कोर्ट्स है, जो भी कोर्ट सिस्टम है हमारा, उसका तो इंटर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है वहां पे। मगर उसके अलावा, ठीक है, एक्सेप्ट एम्बेसी, तो आउटसाइड भी, वो बियॉन्ड भी है और साथ में विदाउट इंडिया है। समझ आ रहा है? विदाउट एंड बियॉन्ड का मतलब समझ आ रहा है? तो कोई भी इंडियन सिटीजन है, अगर वो क्या कर रहा है, ऑफेंस कमिट कर रहा है, कहाँ पे, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कर रहा है, मतलब कहाँ पे, इस एरिया में कर रहा है, कोई भी एरिया आप ले लो, ये पूरा एरिया, ये वाला एरिया ले लो, मैं इसको मार्क करता हूँ, ये वाला, ये पूरे एरिया में, ये पूरे एरिया में कर रहा है कमिट, ठीक है। ये ब्राउन वाला जितना मार्क करा है, इतने में कमिट कुछ भी कर रहा है, तो उसके ऊपर ये प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। आगे, एनी पर्सन ऑन एनी शिप, कोई भी पर्सन अगर है और कोई भी शिप में और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर, लो भाई, कोई भी ऐसी शिप, कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट, ठीक है, जो कि कहीं भी हो, जो कि कहीं भी हो, और किसी ने भी ऑफेंस किया हो, देखो तीन चीज है। पहला, देखो ध्यान से सुनो, इधर आओ, पहला, कोई भी शिप या एयरक्राफ्ट, ध्यान से, जो कि रजिस्टर्ड है कहां पे, इन इंडिया, लो पहली सबसे बड़ी बात, अगर कोई भी ऐसा शिप है या कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट है जो जिसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में हुआ हुआ है, पहली बात, इंडिया में रजिस्ट्रेशन अगर वो, मतलब इंडियन रजिस्टर्ड शिप और एयरक्राफ्ट अगर कोई भी है, अगर उस एयरक्राफ्ट में या उस शिप के अंदर किसी भी पर्सन ने, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, एनी पर्सन, अगर कोई भी पर्सन, एनी पर्सन मतलब कोई भी, समझ आ रहा है? एनी पर्सन मतलब कोई भी, चाहे सर वो इंडियन हो, चाहे फॉरेनर हो, समझ आ रहा है? चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो, अगर कोई भी ऐसा शिप, ऐसा एयरक्राफ्ट जो कि रजिस्टर्ड हुआ हुआ है इंडिया में, उसमें किसी भी पर्सन ने, चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो, अगर ऑफेंस कर रहा है और कहीं भी कर रहा हो, एनी प्लेस, एनी प्लेस, कहीं भी, कहीं भी अगर होता है ऑफेंस, तो सर उसके ऊपर ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन अप्लाई हो जाएगी। समझ आ रहा है? जैसे अगर कोई इंडियन रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट है, अब इंडिया में उड़ रहा है ऊपर, या इंडिया में आपका समुद्र में है, जो भी है, ठीक है, इंडिया की बाउंड्री के अंदर अगर है, अगर उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट या उस पर्टिकुलर शिप के अंदर कोई भी ऑफेंस कमिट होता है, ऑफेंस कमिट होता है, तो क्या सर वो, बताइए भाई, कि अगर उसके अंदर कोई भी ऑफेंस कमिट होता है, क्या उसके ऊपर बीएनएस अप्लाई होगा? यस। अच्छा सर, कोई भी एयरक्राफ्ट है, कोई भी आपका शिप है, यहाँ पे नहीं है, बाहर उड़ रहा है, इंडिया से उड़ के बाहर चला गया है, अभी आज की डेट में नेपाल के ऊपर है, बांग्लादेश में, अगर इंडियन रजिस्टर्ड आपका, ये आपका है शिप है, या आप तो एयरक्राफ्ट है, और उस शिप के अंदर या उस एयरक्राफ्ट के अंदर कोई क्राइम होता है, क्राइम होता है, तो जो भी ऑफेंस हुआ है, क्या उसका ट्रायल एज पर द इंडियन कोर्ट्स होगा? क्या उसके बीएनएस की जुरिडिक्शन है? द आंसर इज यस, जुरिडिक्शन बीएनएस के ऊपर बस है, चाहे कोई भी करे। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? समझ आ रही? तो ये बोल रहा है। और नेक्स्ट, एनी पर्सन आउटसाइड इंडिया, बाहर का पर्सन है, एनी पर्सन आउटसाइड इंडिया मतलब कोई पर्सन है इंडिया के बाहर, क्या कर रहा है, हु कमिट्स एन ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर, लो भाई, लो भाई, लोकेटेड इन, टारगेटिंग क्या कर रहा है, टारगेट क्या कर रहा है, मतलब आप साइबर अटैक्स कर रहे हो, साइबर अटैक्स कर रहे हो, कोई भी पर्सन है बाहर से, आउटसाइड इंडिया से, इंडिया के कंप्यूटर सिस्टम में क्या कर रहा है, साइबर अटैक कर रहा है, अगर, तो सर वो पर्सन का भी ट्रायल जो भी है, या वो पर्सन के ऊपर भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियलाइजेशन अप्लाई हो जाए, उसके ऊपर भी बीएनएस की एक्स्ट्रा टेरिटोरियलाइजेशन की है। देखिए लिखा हुआ है, द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता, मतलब बीएनएस अप्लाई हो जाएगा, द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता शैल ऑल्सो अप्लाई टू एनी ऑफेंसेस कमिटेड बाय, कमिटेड बाय, अगर ये लोग, ये सिटीजन
ये पर्सन अगर ये लोग या ये लोग अगर ये लोग ऑफेंस कमिट करते हैं, ठीक है, ये लोग अगर ऑफेंस कमिट करते हैं और कैसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, या तो इंडियन रजिस्टर्ड शिप या एयरक्राफ्ट, या तो भाई साइबर अटैक से कर रहे हैं, अगर ये लोग हैं और क्या कर रहे हैं, ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, जो लिखा हुआ है इस तरीके से कर रहे हैं, तो इनके ऊपर बीएनएस के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। इसको बोलते हैं बीएनएस की एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है, क्योंकि सब काम देखिए कहाँ पे हो रहा है, आउटसाइड इंडिया हो रहा है, देख लो, अगर फिर भी बीएनएस अप्लाई हो रहा है। समझ आ रहा है? इंडिया में अप्लाई आप कर रहे हो तब तो सर है ही, इंडिया में हो कर रहे हो तब तो है ही, तब तो कोई दिक्कत की है ही नहीं बात। अगर बाहर भी अगर कर रहे हो तब भी बीएनएस अप्लाई होगा। इसको बोलते हैं बीएनएस की एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल jurisdiction होती है। देखिए, in this section the word offense includes every act committed outside India which if committed India would be punishable under the संहिता। ये तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ऑफेंस का मतलब क्या है इस सेक्शन के अंदर, एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया, जो कि बाहर आपने किया है, विच मगर अगर उसको आपने इंडिया में कमिट करा होता तो वो भी पनिशेबल होता, तो सर वो हमारे लिए ऑफेंस है। इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ए हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स अ मर्डर इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, भाई कहाँ पे मर्डर कर रहा है, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, इंडिया के बाहर जाके, ठीक है, और जो इंडिया नहीं है, ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही में बी फाउंड, जहां वो इंडिया मिलेगा। क्या हुआ, मर्डर आपने करा वहां पे, अब भाग के आ गए आप इंडिया में, अब इंडिया में आप जहां भी मिल गए, इंडिया में आप आए, आप दिल्ली मिल गए, बॉम्बे मिल गए, महाराष्ट्र में कहीं भी मिल गए, आप जहां मिल गए वहां पे आपका ट्रायल होगा, वहां पे आपका ट्रायल होगा। और ये सब बताए कहाँ लिखा है, ये सब लिखा है सेक्शन नंबर 208 ऑफ बीएनएसएस में लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 208 ऑफ बीएनएस। सेक्शन नंबर 208 ऑफ बीएनएस बताए किससे डील करता है, ये डील करता है प्रोसीजर्स फॉर प्रोसिक्यूटिंग ऑफ द ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। सेक्शन 208 क्या डील करता है, लिख लो, ये बताता है प्रोसीजर फॉर प्रोसिक्यूटिंग ऑफेंसेस, किस तरीके से ऑफेंस को डील करा जाएगा, प्रोसीजर फॉर प्रोसिक्यूटिंग ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, कमिटेड आउटसाइड इंडिया। समझ आ रहा है? अब आप गए बाहर, बाहर आपने मर्डर किया, मर्डर कर दिया, ठीक है, ठीक है, अब आपके साथ किस तरीके से डील किया जाएगा, समझ आ रहा है? सब कहाँ लिखा है प्रोविजन, ये सब प्रोविजन लिखे हैं सेक्शन 208 ऑफ बीएनएसएस पे लिखा, ठीक है, समझ आता है, क्लियर है, बोलिए। बताइए भाई। अच्छा, अब एक बात सुनो, अब किसी मिस्टर ए ने ऑफेंस किया यूएसए में, यूएसए में कहीं भी ले लो, ठीक है, ऑफेंस किया, और ऑफेंस किया मान लो मर्डर किया, ठीक है, मर्डर किया, मर्डर भाई ऑफेंस इंडियन लॉज में भी है, वहां पे भी है, वहां मर्डर किया और भाग के इंडिया वापस आ गया। मिस्टर ए जो इंडियन सिटीजन है, बाहर गया, वहां पे मर्डर किया, वहां से बचते बचाते वहां पकड़ा नहीं गया और भाग के आ गया इंडिया में। अब सर इंडिया में तो भाग के आप आ गए, इंडिया में तो आपके भाग के तो आ गए, अब जो आपने ऑफेंस वहां पे मर्डर का किया है वो तो भाई इंडियन लॉ के हिसाब से भी ऑफेंस है, आपका ट्रायल यहाँ पे होगा, जहां मिलोगे वहां पे ट्रायल होगा, ठीक है, समझ आ रहा है? मगर एक ऑप्शन और होता है, एक ऑप्शन और होता है कि कंट्रीज के बीच में, अलग अलग कंट्रीज के बीच में, इंडिया और यूएसए जैसे हैं, इनके बीच में बहुत सी ट्रीटीज होती हैं, इसको बोलते हैं एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि अगर कोई पर्सन ऑफेंस करके भाग के दूसरे देश में आ गया है, जहां भाग के आया है वहां से उसको दूसरे देश में वापस भेज दिया जाता है। देखिए लिखा नीचे, पढ़िए क्या लिखा, व्हेन एन ऑफेंडर हैज कमिटेड एन ऑफेंस आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया बट इज फाउंड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लो भाई, ऑफेंडर है, कोई भी पर्सन ले लो, कोई भी ऑफेंडर ले लो, ऐसा भी हो सकता है ना, यूएसए का ही पर्सन हो, बाहर का ही सिटीजन हो, वहां पे मर्डर किया और भाग के इंडिया में आके छुप गया, ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताइए, सकता है? तो देखिए क्या लिखा है, when offender has committed an offense outside the territory of India but is found within the territory of India then there are two courses of action। दो चीजें हैं, जो चीजें हो सकती है इस केस में, नंबर वन एक्स्ट्राडिशन हो सकता है। पहली बात तो एक्स्ट्राडिशन, एक्स्ट्राडिशन का मतलब क्या, ही मे बी गिवन अप फॉर ट्रायल इन द कंट्री वेयर द ऑफेंस वाज कमिटेड, उसको उस कंट्री में सौंप दिया जाए जहां पे उसने ऑफेंस किया हो। ऑफेंस कहाँ करके आया था, बाहर करके भाग के इंडिया में छुप गया था, उसको या तो एक्स्ट्राडिशन हो जाएगा, ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज होती है कंट्रीज के बीच में, ठीक है, और या तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन अप्लाई हो जाएगा इंडिया में। कौन करेगा फिर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, किसके पास आ जाता है, कोर्ट के पास।
कोर्ट क्या करेगा, एज पर द इंडियन लॉज उसको क्या करेगा, पनिश करेगा। ही मे बी ट्राइड इन अकॉर्डेंस विद द क्रिमिनल लॉज ऑफ इंडिया। क्रिमिनल लॉज ऑफ इंडिया तो मतलब कोई भी इंडियन सिटीजन बाहर करके कुछ गलत काम करके आता है जो कि ऑफेंस है एज पर द इंडियन लॉज और छुप जाता है, तो दो चीज हो सकती है, या तो एक्स्ट्राडिशन होगा या तो उसको दोबारा वापस वहां भेजा जाएगा इस कंट्री के साथ ट्रीटी है, या तो भाई उसको इंडियन कोर्ट अपने हिसाब से पनिशमेंट देंगी। समझ आ रही है कि नहीं आ रही भाई, बताइए भाई, बताइए। अच्छा, कोई वो है, ऐसे एक और बोल सकता हूँ एग्जांपल, जैसे कि कोई फॉरेनर है, ठीक है, कोई फॉरेनर है इंडिया में आया, ऑफेंस किया और भाग गया, यहाँ से फरार हो गया और अपनी कंट्री में वापस चला गया, ठीक है, और अपनी कंट्री में जाके पता पकड़ गया, पकड़ गया, तो सर उनके पास भी दो ही ऑप्शन है, या तो हमारे पास इंडिया वापस भेज दो, एक्स्ट्राडिशन हो जाएगा, या तो हमारे पास इंडिया में वापस भेज दीजिए, या तो अपने कानून के हिसाब से उसको सजा दीजिए। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, बताइए, ठीक है, क्लियर है, मतलब सजा मिलेगी, इतना बस माइंड में रखो, सीधी सी बात है। अगर कोई भी पर्सन है, अगर उसने गलत काम किया है और पकड़ा जा रहा है, भले कहीं भी छुपते छुपाते रहो, सजा जरूर मिलेगी। समझ आ रही है। तो अब इंडियन कोर्ट्स की या बीएनएस की क्या जुरिडिक्शन है, वो दो है, एक आपका इंट्रा, एक आपका एक्स्ट्रा। इंट्रा सिंपल सा है, विद इन इंडिया में अप्लाई होता है, चाहे इंडियन नेशनल ऑफेंस करे चाहे आपका बाहर वाला करे। मगर आपका एक्स्ट्रा वाले में क्या होता है कि कोई भी इंडियन सिटीजन है बाहर जाके ऑफेंस कर रहा है, जाके, समझ आ रहा है, बियॉन्ड इंडिया जाके ऑफेंस कर रहा है, ठीक है, और वहां पे अगर वो पकड़ा जाता है या नहीं पकड़ा जाता है, तो भाई साहब उसको जो भी सजा होगी एज पर द इंडियन लॉज होगी। या तो भाई साहब आप आपकी कंट्री में भी, जैसे अब क्या हुआ, मिस्टर ए है, इंडियन सिटीजन है, उस बाहर जाता है आउटसाइड इंडिया, वहां जाके वो मर्डर करता है। अब मर्डर तो सर यूएस में भी क्राइम है, मर्डर तो सर इंडिया में भी क्राइम है, ठीक है, समझ आ रही है। तो सर अगर उसको मर्डर की सजा वहीं के वहीं दे दी गई है, यूएस के लॉ के हिसाब से उसको सजा दे दी गई, तो क्या दोबारा उसको इंडियन लॉ के हिसाब से भी सजा दी जाएगी? द आंसर इज नो। तब उसको दोबारा सजा नहीं होगी, क्योंकि सजा उसको ऑलरेडी मिल गई है वहां पे। समझ आ रही है, ठीक है। मगर ऐसा होता है कि भाई साहब कि उसको छुप के यहाँ पे आ गया है, भाग के यहाँ वापस आ गया, तब वही होगा कि भाई साहब क्या करा जाए, इसको इंडियन लॉ के हिसाब से सजा दी जाए एज पर द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। समझ आ रहा है, क्लियर है, मुश्किल तो नहीं है। चलिए, इसका एक लास्ट सेक्शन एक है, कोई पढ़ के खत्म करते हैं इसको। देखिए, सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस संहिता, कुछ आपके कानून है जिनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता एज पर दिस संहिता। देखिए, नथिंग इन दिस संहिता shall affect the provision of any act for punishing mutiny and desertion of officers। अच्छा भाई, अब ये बोल रहा है कि कुछ आपके देखिए बहुत से ऐसे ना जो आपके आर्म्ड ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, इनके में अलग अलग ऑफेंस होते हैं, लाइक म्यूटिनी या डिजर्शन होते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर म्यूटिनी और डिजर्शन हो रहा है ऑफ ऑफिसर्स की, सोल्जर्स की, सेलर्स की और एयरमैन्स की इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द प्रोविजन ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉज, अगर ये ऐसा होता है तो इनके ऊपर आपका बीएनएस अप्लाई नहीं होता, इनके लिए अलग से स्पेशल लॉज बने हुए हैं, इनको उन लॉज के अंदर पनिश एंड ऑल किया जाता है, या प्रोसिक्यूशन जो भी होता है उनका उन लॉज के ऊपर। समझ आ रहा है, मतलब बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अगर म्यूटिनी हो रही है, देखिए, अगर म्यूटिनी हो रही है, डिजर्शन हो रहा है किसका, ऑफ ऑफिसर्स का, सोल्जर्स का, सेलर्स का, एयरमैन का, कहाँ पे, इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द प्रोविजन ऑफ स्पेशल लॉज और लोकल लॉज, क्लियर है। तो उसके लिए बोल रहा है कि सर ये संहिता का कोई भी प्रोविजन, मतलब भारतीय न्याय संहिता वहां पे अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनके लिए स्पेशल लॉज अलग से बनाए गए हैं, इनकी डीलिंग उन लॉज के अंदर होती है। समझ आ रहा है कि नहीं आता, बताइए भाई, बोलो, समझ आ रहा है। डिजर्शन का मतलब क्या होता है, डिजर्शन, डिजर्शन मतलब होता है, डिजर्शन का मतलब क्या हो रहा है, डिजर्शन का मतलब आपने, आप जैसे डिजर्शन, जैसे आर्मी वाले हैं, ये ऑफिसर्स है, सोल्जर्स हैं, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ये गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, सब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है ना, ये गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं। अब इन्होंने क्या करा, कोई बंदा क्या है कि उसने क्या करा, विलफुल अबेंडमेंट किया है, विलफुल अबेंडमेंट किया मतलब विलफुली जानबूझ के काम छोड़ के वहां से भाग गया है बिना बताए। समझ आ रही है, जानबूझ के विलफुली अबेंडन ऑफ फ्रॉम द वर्क, मतलब जानबूझ के काम काज छोड़ के परमानेंटली ये भाग गया। कोई भी सोल्जर का पर्सन हो, कोई भी सेलर हो, एयरमैन है, समझ आ रहा है, तो उसको बोलते हैं एक्ट ऑफ डिजर्शन बोला जाता है। ये गलत चीज़ है, क्योंकि इसमें ये हो सकता है ना कि भाई साहब जो सोल्जर्स हैं, ये एयरमैन है, भाई साहब इनके पास बहुत सी पर्सनल प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है, जो कि भाई सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पता है।
इनके पास बहुत सी प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती हैं, क्लियर है। टेररिस्ट इंफॉर्मेशन भी बहुत सी होती है इनके पास। अब कोई इंसान परमानेंटली छोड़ के भाग जाए अगर बिना कुछ बताए, तो भाई साहब दिक्कत तो होगी, शक तो होगा। समझ आ रहा है। तो इसको बोलते हैं एक्ट ऑफ डिजर्शन, इनका बोला जाता है, ठीक है, एक्ट ऑफ डिजर्शन बोला जाता है, ठीक है। तो इसको डील करने के लिए अलग अलग कानून बनाए यहाँ पे, भारतीय न्याय संहिता अप्लाई नहीं होगा, तो इनको जो भी सजाएं होंगी वो इनके स्पेशल लॉज के हिसाब से होगी, उसके ऊपर बीएनएस अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। म्यूनिटी का मतलब, म्यूटिनी का मतलब क्या हो रहा है, म्यूटिनी अगर हो रही है देशद्रोह, ठीक है, देशद्रोह अगर आप कर रहे हो तो उस केस में हो रहा है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है, सिंपल सिंपल सब लिखा, आगे आइए। This section excludes the jurisdiction of Bharatiya Nyaya Sanhita in the case of immunity and desertion of officers, soldiers, sailor और airmen in the service of government of India। गवर्नमेंट, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, गवर्नमेंट के काम करते हैं। तो अगर म्यूटिनी और डिजर्शन अगर ये करते हैं तो फिर इनको डील करने के लिए अलग कानून है, इनके ऊपर बीएनएस अप्लाई नहीं होता, बीएनएस के हिसाब से इनको सजा एंड ऑल नहीं होगी, ये बोल रहा है। देखिए, अकॉर्डिंगली दिस सेक्शन स्पेसिफिकली मेंशन दैट संहिता shall not affect the provision of any act punishing mutiny and desertion in the army, navy और एयर फोर्स, ठीक है। तो इनके लिए जो भी अलग से कानून बनाए गए हैं, जैसे ये बनाए गए हैं, देखिए नीचे लिखे हैं, आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एक्ट, एयर फोर्स, आर्मी, ठीक है। तो इसके अंदर ये अलग अलग एक्ट बनाए हैं। अब इनको पनिशमेंट जो होती है इन लॉ के हिसाब से होती है, समझ आ रही है, इनके हिसाब से जो पनिशमेंट होगी इनके हिसाब से होगी, क्लियर। तो वही बोल रहा है कि भारतीय न्याय संहिता जो है वो इसमें बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा, बीएनएस के हिसाब से कुछ भी नहीं होगा, जो भी को सजा या प्रोसिक्यूशन जो भी इनका होगा वो सब इनके स्पेशल लॉ के हिसाब से, ये बोल रहा है। समझ आ रहा है, इसकी आप हेडिंग से ही समझ आ रहा था, देखिए क्या लिखा है, सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय संहिता। सर्टेन लॉज कौन से हैं सर, सर्टेन लॉज कौन से हैं सर, ये है सर्टेन लॉज, ये बने लॉज, ये देख लो, यही लॉज हैं, ये इफेक्ट नहीं होंगे, जो इसमें लिखा है इसके हिसाब से डील किया जाएगा। आ रहा है समझ, क्लियर है। यहाँ जाके आपकी जुरिस्डिक्शन एंड ऑल हो, यहाँ सेक्शन 1 अब ओवर होता है जाके, समझ आ रहा है, क्लियर है, आ रहा है समझ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 4 फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, कि कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई क्राइम हो गया है, ठीक है। आई होप समझ आया होगा सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब बैठोगे तो रिवाइज करके बैठोगे, रिवाइज करके देखोगे, क्लियर है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।